डॉली शर्मा अपने जीवन को कैसे बताएंगी? मैं एक पारिवारिक इंसान हूँ। अगर मुझे समय मिलता है मेरी राजनीतिक जीवन से या मेरे जो भी व्यावसायिक जीवन से, तो मैं सबसे पहला काम करती हूँ कि अपने घर भागती हूँ। पॉलिटिशियंस का भी अपना घर होता है, परिवार होता है, बच्चे होते हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया। जी। वो लोग मेरी हाँ शक्ति है, मेरी ताकत है, और डॉली शर्मा को डॉली शर्मा बनाने में उन लोगों का बड़ा हाथ है। सरकारी भोपू सब बनते जा रहे हैं, इस पर मीडिया पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं ना, विपक्ष को जनता की आवाज माना जाता है, उसी तरीके से मीडिया को भी जनता की आवाज माना जाता है। लोगों की आवाजें आप कुछ साल पहले देखिए और आज आप देखिए सोशल मीडिया उठाकर आम लोग भी अब बोलने लगे। तो डॉली शर्मा को कभी नहीं डराया गया क्या? उंगली में सर दे लिया तो मुंह मुसल से से क्या डरना? एक ऐतिहासिक फैसला लिया, एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। नारे में दम था। देखिए, नतीजे चाहे कुछ भी हो, लेकिन नेतृत्व देने का तो प्रयास किया। आज भाजपा के हर नेता को मैं चैलेंज करती हूँ, 1 इंच जगह देश के नाम कर दे। अंबेडकर जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी जाती है। आप कैसे देखती हैं कि दलितों का अपमान तो लगातार किसी दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा? अगर दलित चले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गंगा नहीं छिड़कते। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटड्रिक न्यूज में और मैं हूं साधना भारती। आप देख रहे हैं साधना भारती बेबाक बोल, शब्द बाणों से पोल खोल और सच्चाई के साथ सीधा गोल। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस की तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता और गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की एक बार नहीं 2 बार लोकसभा की प्रत्याशी रही आदरणीय डॉली शर्मा जी। डॉली जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। हम पॉलिटिकली आपको जानते हैं कि आप गाजियाबाद से 2 बार लोकसभा की प्रत्याशी रही और दमदारी से आपने चुनाव लड़ा और वो रिजल्ट में तो दिखा ही, चुनाव प्रचार के दौरान भी दिखा। और मुझे लगता है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे पर आप बिल्कुल खरी उतरी। और जितना मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर जानती हूँ, आप एक माँ हैं और एक प्यारी सी बुआ हैं, बेमिसाल बेटी हैं, बहन हैं। लोग आपको सिर्फ एक पॉलिटिकल जो आपकी इमेज देखते हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी रही हैं, या फिर आपको डेली हम लोग न्यूज़ चैनल की टीवी डिबेट्स में देखते हैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर? डॉली शर्मा अपने जीवन को कैसे बताएंगी? क्या आपका जीवन रहा, स्ट्रगल क्या रहे? और क्योंकि आप राजनीति में आने से पहले एक बिजनेस वुमेन भी रही हैं, तो हम चाहते हैं एक व्यक्तिगत हम बातचीत शुरू करें, उसके बाद फिर हम राजनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, देखिए, राजनीति तो मैं कभी आऊँगी ये सोचा भी नहीं था। आपने कहा मैं बिजनेस करती थी, हाँ मैं बिजनेस करती थी जी। मुझे घर परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने भाई, मेरा जो भी रिश्ता जब रहा मैंने उसे 100% दिया। और मैं एक पारिवारिक इंसान हूँ। अगर मुझे समय मिलता है मेरी राजनीतिक जीवन से या मेरे जो भी व्यावसायिक जीवन से, तो मैं सबसे पहला काम करती हूँ कि अपने घर भागती हूँ। ये एक मुझे घर से बड़ा प्यार है। ये आपने सही सवाल किया। पॉलिटिकल लोगों को लोग सोचते हैं हम बड़े ना जाने क्या श्रूड होते हैं, बड़े ये होते हैं। नहीं भाई, पॉलिटिशियंस का भी अपना घर होता है, परिवार होता है, बच्चे होते हैं, उनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके भी माता पिता बीमार पड़ते हैं, उनके भी बच्चे बीमार पड़ते हैं। बिल्कुल। हम भी एक बड़े नॉर्मल से ही सिनेरियो में जीवन जीते हैं जी। तो ये एक बात। और दूसरी बात, क्योंकि पिताजी राजनीति में थे, 40 साल से कांग्रेस की राजनीति करते आए हैं। मेरे पिता एक बड़े मेहनती व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने आप को खड़ा किया। व्यावसायिक रूप से आप कह लीजिए, राजनीतिक रूप से कह लीजिए कि मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ऐसे माता पिता की बेटी हूँ जिन्होंने संघर्ष कर के यहाँ तक आए और हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। मेरे पिता कांग्रेस के कई पदों पर रहे, किसानों की लड़ाई उन्होंने लड़ी। यहाँ जिस क्षेत्र में से मैं चुनाव लड़ी, यहाँ की काफ़ी ज़मीनें जब गई तो मेरे पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आमरण अनशन तक किए। किसानों के लिए वो धरनों पर बैठे रहे, दिन रात कुछ नहीं खाया। और उन्होंने कहा जब तक किसानों की ज़मीन पर उनको उनका हक नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। और हमारे क्षेत्र के किसानों को बाकायदा मुआवजों की दरों में भी बढ़ोतरी मिली, कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्लॉट्स भी मिले। तो हम उस परिवार से आते हैं, एक किसान परिवार से हम आते हैं जो बिजनेस में आए,
फिर राजनीति तो क्योंकि सरपंचाई प्रधानी कैसी चीज़ वो गाँव की जो होती हैं वो हमने अपने आंखों से देखी है। जब यहाँ जहाँ क्षेत्र में बिल्डिंग आप कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हो, इस क्षेत्र में पहले खेत हुआ करते थे और मुझे याद है मैं 84 में पैदा हुई थी और जब धीरे धीरे बड़ी क्योंकि ज़मीनें उसके बाद गई, लेकिन मेरी याद में याद है कि हाँ मैंने खेत भी देखे और मैंने यहाँ खेतों से छील के मटर भी खाई है मेरी दादी के साथ, बुआओं के साथ, चाचा के साथ, ताऊ जी के साथ हम कंधे पे बैठ के खेत जाते थे और मैंने वो वाला जीवन तो आप संयुक्त परिवार की परिपाटी में पली बड़ी हैं। संयुक्त परिवार जिसमें चाचा, ताऊ, बुआएं, मामा, परिवार में सबका आना जाना, उठना बैठना, क्योंकि जितनी वोट मुझे मिली है ना साधना जी, मैं आपको एक बात, कांग्रेस का संगठन तो था ही मेरे साथ, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे परिवार की भी बहुत बड़ी अहम भूमिका है उसमें। हमारे सारे रिश्तेदार, मेरे चाचा कह लो, ताऊ जी कह लो, भाई कह लो, कजन्स, मेरी बुआओं के बच्चे तक, मेरे मामाओं के बच्चे, मतलब पूरा परिवार एक संयुक्त तरीके से उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया। और आज जहाँ मैं बैठी हूँ वो कोई एक व्यक्ति साधना जी कर नहीं सकता, उसमें बहुत लोगों की मेहनत होती है, बहुत लोगों का संघर्ष होता है। हर चेहरा एक होता है जो टीवी पे दिखता है, सही बात, जो चुनाव लड़ते में दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो फौज होती है, जो उसके पीछे लोग होते हैं, चाहे मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता कह लो, चाहे मुझसे जुड़े हुए मेरे स्कूल कॉलेज के दोस्त, चाहे मेरा परिवार, चाहे आप जैसे लोग जो अच्छे, जो किसी एक विचारधारा को लेकर चलते हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं बदलाव आना चाहिए जी, जो ऐसे लोग जिन्होंने मेरा साथ दिया जी, वो लोग मेरी हाँ शक्ति है, मेरी ताकत है। और डॉली शर्मा को डॉली शर्मा बनाने में उन लोगों का बड़ा हाथ है। और मेरे बच्चे, मेरा बेटा अथर्व और मेरी भतीजी, वो भी अनन्या, वो भी बड़े आप अगर कभी मिलोगे या देखोगे, वो बच्चे भी ऐसे थे कि आप सो जाओ, कल आपको कैंपेन के लिए जाना है। अच्छा मेरा भाई जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो उसका एक डिसीजन था कि जब मेयर सीट महिला हुई और कांग्रेस ने कहा कि इस परिवार से लड़ाना है किसी को, क्योंकि मजबूत चुनाव लड़ना है जी, तो कोई ऐसा मजबूत व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है जिसके पास आज पैसों का कोई अंबार लगा है। हाँ, तो ऐसी पार्टी से चुनाव लड़ना है तो कोई मजबूत व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहिए। तब मेरा भाई जो इस दुनिया में नहीं है, उसने मेरे पिताजी से कहा कि डॉली को चुनाव लड़ा दो। और मेरे पिताजी ने, राज बब्बर जी थे उस वक्त यहाँ के अध्यक्ष, तो मेरे पिताजी ने, क्योंकि देखिए बेटियों को राजनीतिक विरासत सौंपना और भाइयों का इतना बड़ा दिल होना, यही मेरा नेक्स्ट सवाल है। देखिए आप 2 भाइयों की बहन, हाँ, और बड़ी बहन है आप जी, तो पिताजी ने क्योंकि भाइयों को तरजीह ना देते हुए राजनीति में आपको दी, तो एक और दूसरी चीज़ कि एक महिला को राजनीति में लाना बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि मेरे भी 2 भाई हैं, हाँ, मैं भी एक बहन, और मेरे को बचपन से मेरे पिताजी ने आगे बढ़ाया, जबकि मेरे से तो एक बड़ा भाई भी है, लेकिन उसके बाद भी मेरे पिताजी ने मुझे आगे रखा, क्योंकि उन्हें लगा कि जो समाज को कुछ ज़्यादा दे पाए, हम उसको उस तरीके से तरजीह दी जाती है परिवार में। और लेकिन जो हम जिस परिपाटी में पले बड़े हैं, वहाँ हम देखते हैं महिलाओं को बहुत दबाने का प्रयास किया जाता है, बेटियों को कम तरजीह मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में, और 84 में आपका जन्म हुआ, आज का ज़माना कुछ और है, वो ज़माना कुछ और था, तो आप इसे कैसे देखती है महिलाओं को राजनीति में लाने में? क्योंकि आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही, परिवार के बिना सपोर्ट के कोई भी महिला, बच्ची आगे नहीं बढ़ सकती। तो आप इससे महिलाओं को जो राजनीति में आने का एक दौर जो शुरुआत हुई, इंदिरा गांधी जी भी राजनीति में रही, उससे पहले भी, लेकिन एक कहिए कि वो नेहरू जी की सुपुत्री, और हम जब किसान परिवार से आते हैं, हमारे एक अलग घर में माहौल रहता है, ऐसे में आपका राजनीति में आना, तो इसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए मेरे पिता और माता, मेरी माँ, मैं दोनों का ही बता रही हूँ, दोनों एक बड़ी प्रोग्रेसिव सोच के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने आप को भी, उनका खुद का जो पारिवारिक जीवन रहा, जो वो रहा, उन्होंने बड़ा जोड़ के अपने परिवार को रखा, सबको इकट्ठे लेकर वो चले। उसी में जब बेटी की बारी आई तो मेरी माँ स्पेशली, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पिताजी स्पेशली आपको बता रही हूँ, वो हमेशा मेरे भाइयों से कहते हैं आज भी कि जितने तुम लोग हो उतनी मेरी बेटी है, बराबर। बिल्कुल। और मेरे भाई जिन्होंने मेरे लिए रास्ते खोले, मेरा आज एक भाई दुनिया में नहीं, लेकिन जो छोटा भी है, वो भी जब था
तो एक मजबूत रीढ़ की हड्डी की तरह मेरे साथ खड़ा रहता था दिन रात साधना जी। और आज मैं, जो मेरा छोटा भाई है मनीष, अगर मैं उसे फ़ोन करके कहूँगी, वो बिजनेस में है, लेकिन जब मेरे पिताजी ने ये निर्णय लिया तो मेरे भाइयों की सहमति से, क्योंकि नहीं चाहते थे वो कि कभी भी हमारे परिवार में कोई ऐसी चीज़ हो, तो मेरे भाइयों ने आगे बढ़ के कहा कि दीदी को आप पॉलिटिक्स में लाओ, हम लोग बिजनेस देखते रहेंगे। तो वो दोनों बिजनेस भी देखते हैं लेकिन पॉलिटिकली भी। अभी मैं छोटा, अगर मेरा बड़ा भाई, जो क्योंकि मैं पहले 2 चुनाव में वो था, इसमें वो नहीं था, उसकी अकस्मात उसका निधन हो गया, जो हमारे परिवार के लिए बड़े दुख बिल्कुल का समय रहा, बड़ा संकट का समय रहा। उस समय वो पॉलिटिकली भी खड़ा रहता था, वो हर तरीके से मेरे लिए खड़ा रहता था। तो छोटा भाई आज भी मेरा पूरा सोशल मीडिया कह लो, अगर मैं आज अभी उसे फ़ोन करके ये बोलूँ कि मैं फ़ला जगह हूँ और ये चीज़ है, मेरा भाई मुझे हमेशा कहता है कि दीदी याद रखना पीछे हम खड़े हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, मेहनत से, ईमानदारी से बिल्कुल आप अपना काम करती रहो और बहुत आगे, बहुत बड़ा फील्ड है। तो जब आपको ये लगता है ना, आपका भाई, आपकी माँ, आपके पिता ऐसी प्रोग्रेसिव सोच के हैं, तो फिर आपके लिए दुनिया बड़ी है जीतने के लिए, दुनिया बड़ी है। और मुझे याद है साधना जी, मैं काउंटिंग हो रही थी जी, इस वाले चुनाव की, मैं 70,000 वोट आगे चल रही थी 1:30 बजे तक, और मेरे से ज़्यादा हर एक व्यक्ति जिसने मेरे लिए मेहनत की थी, उसके चेहरे पे मैं खुशी देख रही थी कि ये लोग कितने खुश हैं। उसके बाद जब मैं अपने पिताजी का आपको बता रही हूँ कि काउंटिंग हो गई, जब उन्हें लगा कि हम बाद में पीछे जा रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम घर चली जाओ। बोला नहीं, मैं यहीं रहूँगी आपके साथ। बोले नहीं, तुम घर चली जाओ, मैं हूँ। और मेरे पिता अंत में काउंटिंग की एंड तक के रात को 10:30 बजे साधना जी वहाँ से निकले। इतने मजबूत व्यक्ति हैं वो कि इतने दुखों के बाद, इतनी मेहनत, इतने संघर्ष के बाद उन्होंने हमें सिखाया कि हारने के बाद भी खड़े रहो, डटे रहो, जिन लोगों ने तुम पे विश्वास किया है उनके लिए अड़े रहो, उनके मुद्दों के लिए लड़ते रहो। तो 5.5 लाख लोगों के उस विश्वास को हारने के बाद, क्योंकि अगर मैं ये सोच के घर बैठ गई कि मैं हार गई, तो मैं नहीं हारी ना, वो 5.5 लाख लोग हारे जी। और इसी तरीके से जो आपने कहा पहली लोकसभा लड़ी, तो वो लोकसभा के बाद भी मैं लड़ी रही, खड़ी रही, डटी रही। हाँ, बिल्कुल। ये लोकसभा के बाद भी आप देख रही हैं, मैं फील्ड पे हूँ, लोगों के लिए खड़ी हूँ, डटी हूँ, क्षेत्र के भी मुद्दे उठाती हूँ और देश के मुद्दे भी उठाती हूँ। तो ये जब आप करते हो, क्योंकि ये पर्सनल आपने पूछा, लोग राजनीतिक लोगों से इतनी पर्सनल बात करते नहीं जितनी आपने कर ली, तो आज मेरे पास मौका है कि मैं बता दूं कि वो चीज़ हमें वहाँ से आई है कि नहीं, जिन लोगों ने वोट दिया उनके विश्वास पर खड़े उतरना है और जिन्होंने नहीं दिया उनकी नज़रों में विश्वास कायम करना है। बहुत बड़ी बात। राष्ट्रीय प्रवक्ता आप हैं, जिम्मेदारी बढ़ गई जी, रोज नेशनल टेलीविजन पे जाना, क्योंकि मैं भी हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि दिन का एक बड़ा समय हम लोग टीवी पे बिता देते हैं, और उससे पहले हमें पढ़ना भी है, तर्क भी देखने हैं, और आजकल जो मीडिया का माहौल है उससे लड़ाई के लिए एक अलग तैयारी रखनी पड़ती है, हर वक्त रहना पड़ता है तैयार। तो उसके साथ अब आप, क्योंकि गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से 2 बार प्रत्याशी रही हैं, आगे का क्या है, कौन सा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और उस समय कैसे आप बांट पा रही हैं अभी इस समय? मैनेजमेंट करना पड़ता है जी, और महिलाओं को तो मल्टीटास्कर कहते हैं। हाँ, वो बाहर भी काम कर लेती हैं, घर आके बच्चे भी देख इनबिल्ट लेती होता हैं, है वो परिवार को भी हाँ, देख लेती हैं। ये मैं खास करके ये महिलाओं में एक रहती है एक्स्ट्रा हाँ, भगवान ने गुण दे के भेजा है, बिल्कुल। एक एक्स्ट्रा शक्ति देके महिलाओं को भेजा है। तो वो आप बड़े आसानी से जब ठान लो तो आप कर पाते हो, आप क्षेत्र के लोगों को भी सुन पाते हो, आप टीवी पर भी बोल पाते हो, उसके लिए पढ़ भी पाते हो, और पार्टी जब विश्वास करके आपको 4 राज्यों में अलग भेजे तो वो भी आप काम कर पाते हो। जैसे मैंने आपको पहली लाइन में कहा, परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है, आपकी पार्टी नेतृत्व का आप में विश्वास बहुत ज़रूरी है, और आप में अपने अंदर ये होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, ये जिम्मेदारी है। सही बात। अगर आपने ये ठान लिया तो कुछ भी फिर। तो अब डॉली शर्मा कौन सा चुनाव इंदिरा लड़ेंगी गांधी अगला? जी प्रधानमंत्री रही और अमेरिका जैसे देश को चुनौती दी, तो हम तो उस जैसे देश से आते हैं जहां हमने महिला प्रधानमंत्री दे डाले। तो अब आप नेक्स्ट कौन सा इलेक्शन लड़ने वाली हैं, क्योंकि 2027 भी है, इसी के मद्देनज़र मैं पूछ रही हूँ कि क्या विधानसभा, डॉली शर्मा विधानसभा में उतरेंगी? मैंने तो ऐसा नहीं सोचा साधना जी, और मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, लच्छेदार बातें मैं नहीं कर पाती हूँ, ऐसा मैंने नहीं सोचा। लेकिन पार्टी का जो भी निर्णय होगा, हाँ, अगर पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगी फिर आप? पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो
सम्मान के साथ हम पहले हमेशा अपनी पार्टी के निर्णय का सम्मान करते आए हैं जी, आगे भी हम सम्मान करेंगे। अभी की मीडिया को आप किस तरह देखती हैं? क्योंकि देखिए सोशल मीडिया एक अब अलग तरीके का मीडिया बन गया है। जी। लोग पहले सोशल मीडिया पे इतना भरोसा नहीं करते थे, हम लोग मुख्य धारा के मीडिया पर भरोसा करते थे। हर जगह आपको टीवी ऑन दिखता था, बड़े बड़े चैनल्स, और कई चैनल ऐसे हैं जो अपने आप को सबसे तेज बताते हैं, कोई सबसे आगे बताता है, उनको हम देखते थे और वो हर जगह आपको दिखता था। आज व्यक्ति उन चैनल्स से ज़्यादा सोशल मीडिया और यूट्यूब पर ज़्यादा भरोसा करता है। तो आप आज के मीडिया को किस तरह देखती हैं? क्योंकि उसका नाम दिया गया गोदी मीडिया, और हम आए दिन उस मीडिया से टकराते हैं क्योंकि हमें बैठना उन्हीं चैनल्स पे है, बिल्कुल एंकर्स से बात करनी है। कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो आज पार्टी प्रवक्ताओं से आगे बढ़कर बात रखते हैं सरकार के पक्ष में, जबकि क्योंकि मैंने पत्रकारिता की है, और जब पत्रकारिता का जो आचार संहिता है उसके हिसाब से हम किसी के पक्ष के नहीं हो सकते, और ख़ास तौर पर पत्रकार जो है वो सरकार के हमेशा अपोजिट में ही रहा, क्योंकि उन्हें आम लोगों की बात उठानी है। तो आम जनता की बात को सरकार तक पहुंचाना, ये पत्रकार की भूमिका रही। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सरकारी भोंपू सब बनते जा रहे हैं। इस पर मीडिया पर आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं? देखिए साधना जी, ये एक देश का मजबूत स्तंभ हमेशा से रहा मीडिया, और लोकतंत्र में कहते हैं ना, विपक्ष को जनता की आवाज़ माना जाता है, उसी तरीके से मीडिया को भी जनता की आवाज़ माना जाता है। जब नीट पेपर लीक होता है और 22 लाख बच्चों के भविष्य गर्त में चला जाता है, वो बच्चे रो रहे हैं, परेशान हैं, हालत नहीं देखी जा रही उनकी, सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं, और वो प्रोटेस्ट हम टीवी पर नहीं देखते, हम उसको उस तरीके से नहीं देखते जैसा निर्भया के दौर में आपको याद होगा कि जब मीडिया की कवरेज हुआ करती थी, चीज़ें हुआ करती थी। उसके पीछे साधना जी एक डर भी है, डर इस सरकार का। सभी संस्थान आज इस सरकार से डर में है कि ना जाने ये किसको कहाँ कब फंसा दें, ना जाने किसके किस संस्थान पे ईडी पहुंच जाए, सीबीआई पहुंच जाए, किसके यहाँ कब जो है रेड हो जाए, रात को किसको दबोच लिया जाए। ये जो इस सरकार ने सबके अंदर डर पैदा कर दिया है, ये सबके अंदर राहुल गांधी जैसा जिगरा नहीं है उस डर को भेद के खड़े रहने का, डटे रहने का, अड़े रहने का। हर किसी के बस की बात नहीं है 12-12 घंटे इंटेरोगेशन में जाने का। राहुल जी ने कहा था ना, और बिठा लो, 24 घंटे बिठा लो, जो पूछना है पूछ लो। हर कोई राहुल गांधी नहीं हो सकता। लेकिन मीडिया से आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी बहुत अहम भूमिका है। मैं देख रही हूँ कुछ चैनलों ने ये बात उठाई है नीट पेपर लीक की। बिहार में इतने बड़े बेरोजगार घूम रहे हैं लोग, आप देखें किस तरीके से मध्य प्रदेश से आप आती हैं, वहाँ आदिवासी जी अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। अंडमान में राहुल गांधी जी जाकर दिखा कर आए हैं, जिसका पूरा का पूरा, अगर अंडमान के जंगल कटते हैं तो देश के क्लाइमेट पर जिसका असर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो दिखाकर इस सरकार की आंखों में आंखें डालकर ये पूछना चाहिए कि हर चीज़ आप देश की बेच नहीं सकते अपने फ़ायदे के लिए। इस देश में बच्चों को रोज़गार चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए, किसान को उसकी ज़मीन पर हक चाहिए, और देश के इकोलॉजिकल बैलेंस को आप बर्बाद नहीं कर सकते। वो जो सवाल इस सरकार से होने चाहिए ना, जैसे आज इतने पेपर लीक होने के बाद, 78 से ज़्यादा पेपर लीक होने के बाद जो इस्तीफ़ा हो जाना चाहिए था एजुकेशन मिनिस्टर का, आज देखिए ना आप एजुकेशन मिनिस्टर को देख लीजिए, वो कभी एजुकेशन की, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, शिक्षा मंत्री, कभी रेल मंत्री रेल की बात नहीं करेंगे। जिस भी मंत्रालय को आप उठा लीजिए वो बात नहीं करेंगे। इनके भाषण निकाल लीजिए, ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, ये धर्म और जात की बात करेंगे, किस तरीके से तोड़ना है, फोड़ना है, बांटना है, काटना है, छांटना है, वो बात आज भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। बनस्पत कि ये बात देश के शिक्षा की करें, रोज़गार की करें, महिला सम्मान की करें, किसान के एमएसपी की करें, वो सब आज देश में बंद हो गया है। और आज बड़े बड़े लोग, मैं तो बड़ा, आपने सोशल मीडिया की बात की, धन्यवाद देना चाहती हूँ हर उस सोशल मीडिया के वॉरियर को, हर उस सोशल मीडिया के चैनल को जिनके यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए गए हैं, जिनकी ज़बान को ताला लगाने का प्रयास किया गया। एक बड़ा छोटा सा मेहनत करके एक बच्चा कवर करता था अभी उत्तर प्रदेश का, हर जगह दिखाता था कि ये यहाँ पे काम नहीं हो रहा, ये यहाँ काम नहीं हो रहा, उसे जेल ले गए 2-3 दिन पहले। तो इस तरीके के हर व्यक्ति को जो दब नहीं रहा है लेकिन चल रहा है, डटा है, खड़ा है, तो आज ये आवाज़ें निकल कर आने लग गई हैं। और ये सैलाब बनेगा,
ये साधना जी सैलाब बनेगा, जनता इकट्ठी होगी और इस सरकार को मुंह छुपाने के लायक जगह नहीं मिलेगी इस देश में। आप देखिएगा लोगों की आवाज़ें, आप कुछ साल पहले देखिए और आज आप देखिए सोशल मीडिया उठाकर आम लोग भी अब बोलने लगे। बिल्कुल। तो डॉली शर्मा को कभी नहीं डराया गया क्या? डराया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। स्क्रूटनी लेटर भेज दिए, मेरे को छोड़िए, मेरी वजह से मेरे भाइयों को झेलना पड़ा, मेरे पिताजी को झेलना पड़ा, व्यापार झेलना पड़ा मेरे स्टेटमेंट्स की वजह से। लेकिन एक बात मैंने मेरे पिताजी से सीखी, गांव की एक कहावत है, ओखली में सर दे लिया तो मूसल से क्या डरना है ना। तो हमने ओखली में सर दे लिया है। हमारी विचारधारा नहीं है कि हम किसी धर्म और जात में लोगों को बांटे। हाँ, हम शिक्षा की बात करेंगे, हम रोज़गार की बात करेंगे, हम महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे, हम किसान की बात करेंगे। और जहाँ मैं कहती हूँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि महिला सम्मान हो चाहे किसान हो, ये किसी पार्टी से बंधे हुए लोग नहीं होते। महिला सम्मान पार्टियों से परे होता है, किसानों की बात किसी भी पार्टी से परे होती है, शिक्षा और रोज़गार की बात, युवा की बात किसी पार्टी से आप जोड़ के नहीं देख सकते हो। अगर कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है, मैंने प्रियंका जी को देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, क्योंकि आपने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का टोटल एग्जाम्पल मैंने सेट किया, उसमें मेरी नेता प्रियंका गांधी जी का बहुत अहम रोल था। मेरा परिवार जब बहुत मानसिक तनाव से जूझ रहा था, साधना जी, मुझे याद है मेरे भाई की मौत हुई, उससे पहले मेरे पिता को ब्रेन हेमरेज हुआ, उसके बाद उनकी किडनी फेल हो गई। हाँ, बहुत मुश्किल समय मेरे पिता को मेरी माँ को दौरे पड़ने लगे, और उसके बाद प्रियंका जी मेरे साथ खड़ी रही, जैसे एक बड़ी बहन खड़ी रहती है। ऐसे कौन पॉलिटिकल पार्टी इतना प्यार करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता कि फ़ोन करके मैसेज करके आपको पूछ रहा है कि मम्मी का सोडियम चेक कराओ, ऐसे में दौरे पड़ते हैं, या पापा से मेरी बात कराओ, या आज सबने खाना खाया क्या। मैं भूटान में हूँ डॉली, मेरा फ़ोन खुला है, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। आप ऐसी नेता के साथ काम कर रहे हो जो डरती नहीं, जिनके पति को हर बार अगर प्रियंका जी कुछ करती है, उनके पति के ऊपर 4 केसेस थोप दिए जाते हैं। डरती हैं क्या प्रियंका गांधी जी? रुकती हैं क्या प्रियंका गांधी जी? तो हम तो बहुत छोटी सी, साधना जी, वो लोग बहुत बड़े पूरे देश की राजनीति कर रहे हैं, हम तो बहुत छोटी सी एक गाजियाबाद के एक लोकसभा की राजनीति कर रहे हैं। तो जो वो लोग नहीं डर रहे, तो शायद हमारी थोड़ी सी मेहनत से जो प्रयास हो रहा है कि युवाओं के मुद्दे उठे, महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो, जो नेता धान रुपाई करने किसानों के लिए चला जाता है, जो मोची के पास चला जाता है, जो कूली की बात करता है, जो देखता है कि एक शू पॉलिश करने वाला या जूता बनाने वाला व्यक्ति, गरीब आदमी कैसे बना रहा है, हाथ से बना रहा है, अच्छा उसे मशीन दे देता हूँ, जिसकी पब्लिसिटी वो नेता नहीं करता, जो बच्चों की शिक्षा का भार उठा लेता है। पहलगाम के अटैक जब होते हैं, जिनके घरों पर दिक्कत आती है उस ऑपरेशन सिंदूर में, उन बच्चों की शिक्षा का भार जो नेता उठा लेता है। कर्नाटका में मैंने देखा साधना जी कि राहुल गांधी जी ने, जो कोरोना में पीड़ित परिवार थे, वो बातें बाहर नहीं आई, लेकिन हम अंदर थे क्योंकि मीडिया संभाल रहे थे और वहाँ मीडिया को जाने की परमिशन नहीं थी। एक लड़की रोई कि मेरे पिता जब थे तो चॉकलेट भी हम मांगते थे, बहुत छोटी सी बच्ची थी। राहुल गांधी जी ने पूछा ट्रांसलेटर से कि क्या बोल रही है, कि वो ये बोल रही है कि जब मेरे पापा थे तब हम चॉकलेट भी मांग लेते थे, लेकिन आज मेरे पापा नहीं है तो हम पेंसिल रबड़ भी नहीं मांग सकते, मेरी माँ बर्तन मांजने लगी है। तो उन बच्चों के सारों की सभी बच्चों की शिक्षा का भार जिस नेता ने उठा लिया हो, जब आप ऐसी पार्टी से, ऐसे नेतृत्व के साथ जुड़े हो, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। साधना, प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक ऐतिहासिक फैसला था कि भाई हम 40% महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारेंगे जी। सबके लिए बड़ा ऐसा था सब कि भाई 40% टिकट देना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। एक ऐतिहासिक फैसला लिया, एक नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। नारे में दम था, मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित किया, बहुत सारी डिबेट्स हुई, और उसके बाद ऐसा आपको क्या कमी लगती है कि इतना अच्छा नारा दिया, 40% टिकट देने का ऐतिहासिक फैसला लिया, 40% टिकट दिए भी गए, लेकिन वो परिणाम निकल कर नहीं आया जो आना चाहिए था, जिसकी उम्मीद हम लोग सब कर रहे थे कि 40% टिकट दिया है और मैदान में उतरेंगे तो फिर एक अलग माहौल होगा। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे ऐसा क्या था कि जो परिणाम आना चाहिए था वो क्यों नहीं आया? साधना जी, पहली बात तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने 40% महिलाओं को उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में, जहां हम 33% की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ, उनके पिताजी ने पंचायतों में महिलाओं को लाके नेता बनाया। 33%
टिकटों की उन्होंने बात की, लेकिन जब उन्होंने 33% की शुरुआत की, लेकिन आज 50% तक महिलाएं पंचायतों में हैं। 15 लाख महिलाओं से ज़्यादा पंचायतों में महिलाएं हैं। उन्होंने यूपी में भी इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, 40% टिकट महिलाओं को देकर, और बड़ी मजबूती से वो उन महिलाओं के साथ खड़ी रही। बड़े बवाल हुए, बहुत बातें उठी, लेकिन वो खड़ी रही। देखिए, नतीजे चाहे कुछ भी हो, लेकिन नेतृत्व देने का तो प्रयास किया, टिकट देने का तो प्रयास किया। आज हम 543 सीटों में से 33% की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये सरकार कह रही है कि नहीं 850 दो, तब देंगे 33%। क्यों भैया, 543 में से 33% दे दो ना, तो ऑटोमेटिक 850 जब होंगी कभी सीटें, तो 33% मिल जाएंगी। आज क्यों नहीं दे सकते हो? तो नियत, इस पुरुष प्रधान समाज में ऐसी पार्टियां जो महिलाओं को आज तक नेतृत्व नहीं दे सकती। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी को एक महिला बता दीजिए जो इनकी अध्यक्ष रही हो। कोई नहीं रही। लेकिन एक चीज़ इसमें ये बताइए मुझे, ठीक है आपने टिकट दिए, आपने कहा आदरणीय प्रियंका जी के बारे में कि वो आपकी बड़ी बहन की तरह उन्होंने आपका ध्यान रखा, समय पर मैसेज करना। ऐसा क्या है कि उसके बावजूद अगर नेतृत्व इतना मजबूत है, इतना आपसे लगाव है, कनेक्ट है आप, उसके बावजूद कई प्रवक्ता लाइन से ऐसे गए कांग्रेस के जो कि भाजपा में चले गए, और एक तो उनमें से वो थे जो आपके सोशल मीडिया के चेयरपर्सन रहे, रोहन गुप्ता जी। वो बात अलग है कि उस समय सोशल मीडिया कांग्रेस का मुझे लगता है कि बिल्कुल नील था, कहीं हमें कुछ दिखाई नहीं देता था। आज सुप्रिया श्रीनेत जी ने उसको बड़ी ही मजबूती से उठा दिया है, और अब सोशल मीडिया पे कांग्रेस जब आती है तो बीजेपी का आईटी सेल फेक जो कहा जाता है, उसको भी वो कहीं ना कहीं पर्दाफाश करती हुई दिखती हैं। और मैंने जब भी देखा है सुप्रिया जी को, क्योंकि उनका पॉडकास्ट आपसे पहले उनका हमने पॉडकास्ट किया था, तो हर वक्त वो फोन पर रहती हैं, काम करती रहती हैं अपना। तो मुझे लगता है कि अब तो सोशल मीडिया उठ गया, लेकिन फिर भी एक सोशल मीडिया का चेयरपर्सन एक बड़ा पद था, और ऐसे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अचानक दूसरी पार्टी में चला गया। आपके लिए जो रोज लड़ाई कर रहे हैं चैनल्स पर जाके प्रवक्ता की भूमिका में, अभी आप हैं, मैं हूं, और भी हमारी हैं कई प्रवक्ता, ऐसे ही वो भी थे जो प्रवक्ता गए, चाहे वो राधिका खेड़ा की बात हो, चाहे गौरव वल्लभ जी की बात हो, चाहे रोहन गुप्ता की बात हो। तो ये जो जाने का सिलसिला है, आप इसके पीछे क्या कारण मानती हैं कि एकदम से ऐसे इनका जाना, और फिर आपकी तो कई बार डिबेट में भी अपोजिट राधिका खेड़ा जी को देखा है मैंने, तो कैसा लगता है? क्योंकि यही पहले हमसे मिलते थे प्रवक्ता, हमारे ऑफिस में एआईसीसी में मुलाकात होती रही है, और उसके बाद अचानक मतलब विपक्ष की भूमिका में जब आ जाते हैं, तो मैं उसमें पूछना चाहती हूँ। मैं साधना जी सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आज आप, एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़ी जी, जिस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा बनाया, बड़े बड़े पदों पे रखा, आज वो अचानक से उन्होंने कहा कि मैं आदमी तो सही हूँ लेकिन पार्टी गलत थी। ठीक है, तो आप, इसका मतलब आपकी कोई विचारधारा नहीं ना कभी थी, क्योंकि जिन लोगों ने आपको विश्वास किया, जिन लोगों ने आपको मिलियंस में जिन फॉलोअर्स आपके रहे, और उन लोगों को आपने अचानक से डंप कर दिया, क्योंकि वो आपको देख रहे थे कि आप जनता की बात कर रहे हो, और आप जब अब सरकार की गोदी में जाके बैठ गए तो आपने अपनी विचारधारा को कॉम्प्रोमाइज कर लिया। नहीं तो और अगर आपको जनता की बात करनी थी तो और प्लेटफॉर्म्स थे ना, सरकार ही क्यों चुनी? हो सकता है उनके अपने निजी कोई फ़ायदे हों, निजी कोई चीज़ें हों, या उनकी विचारधारा ऐसी हो कि यहाँ से जाके वहाँ कभी भी जा सकती। तो मैं किसी के पर्सनली अब किसी पे मुझे बोलना थोड़ा ठीक नहीं लगता, लेकिन हाँ, अपने पर तो बोल सकते हैं। कभी डॉली शर्मा को कह दिया कि आइए राज्यसभा दे देते हैं? नहीं, अगर ऐसा होता साधना जी तो मैं पहले छोड़ चुकी होती, क्योंकि हमारे परिवार ने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं इस सरकार में जो हमारे साथ हुई बिजनेस वाइज। तो अगर ऐसा होता तो मैं कर चुकी होती। मुझे नहीं लगता कि मेरे नेता पे 38 केस हैं, राहुल गांधी जी पे, प्रियंका जी रोज यही जूझती हैं। तो अगर ऐसा होता तो हमने कर लिया होता, और मुझे नहीं लगता कि मुझे, हो सकता है एक बार 5 साल के लिए कोई पार्टी राज्यसभा दे दे अगर पार्टी छोड़ दूं, लेकिन जो रिश्ता मैंने कमाया, जो विश्वास मैंने नेतृत्व का कमाया, वो शायद मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। और मैंने मेरे पिता से सबसे ज़्यादा वफादारी सीखी है, सबसे ज़्यादा ईमानदारी सीखी है, मेरी माँ से यही सीखा है। और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरा परिवार ही मुझे छोड़ देगा सबसे पहले, क्योंकि सारे प्रलोभन, सारी चीज़ों के बाद भी मेरे पिता ने 40 साल कांग्रेस नहीं छोड़ी, और उनकी उस तपस्या को मैं किसी एक राज्यसभा के लिए या कोई भी एक पद, पोस्ट, किसी भी चीज़ के लिए जो कोई पार्टी ऑफर करे, मैं नहीं छोड़ सकती। तो बड़े सम्मान के साथ मैं अपनी पार्टी में काम कर रही हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे टीवी तक लाया है,
आज एक पहचान दी है। बिल्कुल। आज कहीं एक, अगर मैं आज तक, आप बार बार कह रही हैं राष्ट्र प्रवक्ता, तो ये जो राष्ट्र वर्ड जोड़ा है, कि कांग्रेस पार्टी ने गाजियाबाद की लड़की जिसे कोई नहीं जानता था, होंगी एक परिवार की लड़की, एक आदमी की बेटी, एक नेता की बेटी है, एक किसी भी व्यक्ति की बेटी, लेकिन डॉली शर्मा जो बनाया है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, और वो बड़ा भारी भरकम जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। बिल्कुल। और मैं उसको बड़ी ईमानदारी से निभाऊंगी। सुप्रिया जी को आप देखती हो लड़ते हुए, बड़ा हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं जी। कि सोशल मीडिया ने वाकई में बड़ी प्रोग्रेस की है। सुप्रिया श्रीनेत जी के आने के बाद, जयराम रमेश जी और पवन खेड़ा जी के बाद मीडिया ने बिल्कुल बहुत जबरदस्त, पवन खेड़ा जी ने तो अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। देखिए, मैं वही बोलने जा रही थी आपको कि पवन खेड़ा जी के साथ जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि वो विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं लोगों को सच का आईना, वो जनता की बात कर रहे हैं। पवन जी ने एक बार ही मुझसे पूछा था, जब मुझे राष्ट्र प्रवक्ता मैं बनी और बड़ी जिम्मेदारी से हम डिबेट्स हमें देते थे, तो पवन जी ने एक दिन मुझसे कहा था कि डॉली, बहुत विश्वास करके तुम्हें हम ये बना रहे हैं क्योंकि तुम अच्छा बोलती हो, पार्टी कभी मत छोड़ना। तो मैंने उन्हें कहा कि आप बड़े भाई हैं, हम लोग आपके संरक्षण में काम करते हैं, आप हमारे मीडिया हेड हैं, और जिस जिम्मेदारी से आपने ये पद छोड़ा है, मैं उसी जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। तो जब वो लोग नहीं डर रहे तो हम बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आया जी, बहुत सारे प्रश्न उठे जी। इतने प्रश्नों में एक चीज निकल कर आई कि चुनाव के बीच में इन्होंने, सरकार ने कहा जी हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम का चैनल्स पे नाम लिया गया, जबकि वो महिला आरक्षण बिल नहीं था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित होकर कानून बन गया। इसको नोटिफाइड सरकार ने 3 साल बाद किया ही नहीं, एक रात पहले टेबल पे अब बाद में लेकर आए। लेकिन आप ये बताइए, क्योंकि इन्होंने इससे सरकार का एक नैरेटिव है, ये इवेंट मैनेजमेंट जानते हैं, ये झूठा प्रचार करना जानते हैं, और इस झूठे प्रचार को कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम गोदी मीडिया बचा कुचा वो कर देते हैं पूरा, और उसको अच्छी तरीके से, जो एंकर्स, में नाम नहीं लूंगी, जो एंकर्स 2023 में उछल उछल के मोदी जी को बधाई दे रहे थे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो गया है, वही एंकर्स ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण अब किस तरह लागू हो पाएगा और विपक्ष ने उसको रोक दिया है महिला आरक्षण को। वही एंकर्स इसका रोना रो रहे थे 2026 में। तो आप इसमें क्या मानती हैं कि क्या, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद प्रेस वार्ताओं का एक दौर चलाया, एक सीरीज थी जिसमें आप भी गई, मैं भी गई थी, और भी हमारी लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद जो हैं महिलाएं वो गई, और प्रवक्ता भी पहुंची, देश के अलग अलग कोने में एक प्रेस वार्ताएं की गई जिसमें क्लियर किया गया कि महिला आरक्षण बिल ये नहीं था, ये 131वां संविधान संशोधन बिल था, जिसकी आड़ में कहीं ना कहीं ये बिना जनगणना के परिसीमन कराना चाहते थे। तो आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं उसको हम लोग कंफ्यूजन को दूर नहीं कर पाए? क्या उसका असर पश्चिम बंगाल में या पुडुचेरी में या केरल में या कहीं पे भी दिखाई दे? केरल तो खैर हम जीत गए कांग्रेस पार्टी के उससे, लेकिन क्या आपको लगता है बाकी जो राज्य जो हम हारे, क्या उनमें हम ये बात नहीं पहुंचा पाए? क्योंकि मोदी जी का बार बार ये कहना कि महिलाओं ने बदला लिया, इनके प्रवक्ताओं का ये कहना कि नहीं महिलाओं का बदला है, और इस तरह की बातचीत रखना चैनल पे, इसको आप किस तरह देखते हैं कि कांग्रेस और समूचा विपक्ष, धराशायी तो आपने बिल को कर दिया, लेकिन क्या आप बात कन्वे करने में कहीं ना कहीं पीछे छूट गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज महिलाएं जान गई हैं कि ये कोई महिला परिसीमन, मतलब महिलाओं का बिल था ही नहीं। महिला बिल आपने खुद ही बता दिया 2023 में सर्वसहमति से पास हो गया। 19 सितंबर 2023 को लाया गया। हमने प्रेस वार्ताएं तभी भी पूरे देश में की, बिल्कुल, और तभी भी हमारी प्रेस वार्ता यही थी, हम चाह रहे थे कि 24 के लोकसभा चुनाव में ये लागू हो जाए। हम कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रही हूँ कि मैंने उस दौरान में हिमाचल में प्रेस वार्ता की थी, और हमने ये कहा था कि ये जो स्पेशल सेशन बुला के ये महिला बिल लाए हैं, ये पास कर दिया जी, लेकिन इसको पास करो ताकि 24 में इसका फायदा मिले। बिल्कुल, लेकिन 24 में इन्होंने फायदा नहीं दिया, बस एक ड्रामा रचा। अब इन्होंने कहा पहले मतलब जनगणना होगी, डिलिमिटेशन होगी, जो भी। अब ये फिर ले आए एक स्पेशल सेशन बीच चुनाव, जबकि मॉनसून में भी कर सकते थे, पर नहीं, एक ड्रामा रचना था, महिलाओं को बरगलाना था कि भाई देखो हम तो आपके हितैषी हैं, लेकिन ये नहीं करने दे रहे। मोदी जी कह रहे हैं 850 आम जब मेरे टोकरी में आएंगे तब मैं आम दूंगा 33% महिलाओं को, लेकिन 543 आम आज मेरी टोकरी में आज नहीं दूंगा, आज नहीं दूंगा मैं 33% आम। जब 850 मेरी टोकरी में भरोगी ना तुम,
तब दूंगा। ये क्या नौटंकी, ये क्या नाटक है? वो देश को, क्योंकि आज भी भारतीय जनता पार्टी का साउथ में सुपड़ा साफ है, जो उस साउथ का सुपड़ा साफ को ठीक करने के लिए डिलिमिटेशन था, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने के लिए डिलिमिटेशन था। अगर केरल में इन्होंने जो अपने बिल में नहीं लिखा था, मैं अमित शाह जी का भाषण मानती हूँ कि गृह मंत्री जी ने जो भाषण दिया वो बिल्कुल सही था, और भाषण में उन्होंने कहा 50% सीटें बढ़ाएंगे। तो उस 50% सीट पे बढ़ने के हिसाब से तो केरला में कितनी सीट बढ़ती? केरला में हो जाती 20 की 30, और यूपी में कितनी हो जाती? यूपी में हो जाती 80 की 120। तो जो फासला आज 60 का है वो हो जाता 90 का। इसी तरीके से हर साउथ और नॉर्थ के स्टेट्स में ये डिवाइड क्रिएट हो जाता, तो फिर इन्हें साउथ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आज जैसे नॉर्थ ईस्ट धधक रहा है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में कितनी लोकसभा सीटें, ज़रूरत नहीं है ना इन्हें मणिपुर की, तो जलने दो मणिपुर को। मणिपुर की बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, घुमाने दो नंगा, किसी को भी करने दो, जलाने दो शहीद की पत्नी को, क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी लोकसभा पे थोड़ी कोई फ़र्क पड़ता है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो हाल है वही ये साउथ को बना देते, वही ये साउथ में क्रिएट कर देते। तो बस वो एक वही फैसला, तो अब मांग क्या है? इन्हें क्रिएट करना था, डिलिमिटेशन बिल था। मैं पूरे देश की महिलाओं से अपील करूंगी, आप समझदार हैं, हिंदुस्तान की महिलाएं जागरूक हैं, वो जानती हैं। ज़रा एक बार गूगल करें, पता करें कि वो कौन से 3 बिल थे जो ये अभी लेकर आए थे। उनमें महिला बिल नहीं था, उनमें डिलिमिटेशन बिल था, उनमें यूनियन टेरिटरीज के लिए बिल था, उसमें कोई भी ऐसा बिल नहीं था। और विपक्ष में होने के नाते, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते, मेरी आपसे, पूरे देश की महिलाओं से हाथ जोड़ के, जो भी आपका पॉडकास्ट सुन रही हैं, एक विनती है कि जाइए, गूगल करिए और पता करिए वो था क्या। आपकी आंखें खुल जाएंगी। बस सब कुछ वैसा ही था जैसा भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार आएंगे, अब नोटबंदी होंगी तो आतंकवाद बंद हो जाएगा, अब जीएसटी आ जाएगा तो ना जाने कौन सी क्रांति आ जाएगी, पेट्रोल डीजल 38 रुपए मिलने लगेगा, है ना, हिंदुस्तान की जनता को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, टैक्स फ्री जीवन जीना पड़ेगा। बस ये भी एक ऐसा ही नया जुमला था और लोग समझने लगे हैं। साधना जी, आप युवाओं को सुनिए कभी। मैं अपने क्षेत्र के लोगों से मिलती हूँ जो पर्सनल टच के लोग हैं, जैसे मेरी टीचर हैं जिन्होंने मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी मेरे एमबीए के दौरान, उनकी बेटी थी मेरी, वो जो टीचर हैं, मैम हमेशा बीजेपी की वोटर रही थी। अच्छा। हाँ, सुमन गुप्ता है उनका नाम। वो बीजेपी की वोटर रही और मैं उनसे मिली पर्सनली। जब मैं उनसे पर्सनली मिली तो एक जिनको मैं बचपन से जानती थी कि भाजपा की वोटर है, हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे बातें बताई ऐसी, वो इकोनॉमिक्स पढ़ती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया देश की क्या हालत है और ये देश के साथ क्या कर रहे हैं। और उन्होंने कहा मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ। उनकी बेटी से मेरी बात हुई, उनकी बेटी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मतलब वो शी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनीथिंग, या वो किसी को, बट हाँ, वो लड़की जागरूक थी। उसने कहा कि ये देश का नाश कर रहे हैं, सर्वनाश कर रहे हैं। एंड शी वाज इन इंग्लिश टॉकिंग टू मी कि भाई ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये आज नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत जल्द लोगों को समझ में आने लगेगा। और आप देखिए, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज बोलने लगे हैं, बहुत बड़े बड़े राहुल गांधी जी ने भी बहुत पहले आगाह किया इन सब चीजों के लिए। देखिए, और जो जो उन्होंने कहा वो हुआ ही है। राहुल गांधी जी ने तो कहा, अग्निवीर पर बात की, नीट पे परीक्षा लीक की। हाँ। अगर किसी नेता ने इस देश में सबसे पहले बात की थी तो वो राहुल गांधी जी ने बात बिल्कुल। अगर किसी भी देश के मुद्दे पे खड़े होके, मणिपुर से लेकर आप कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर देख लीजिए, जो राहुल जी ने कोरोना पे भी पहले आगाह किया, अग्निवीर पर भी बोला, नीट पेपर लीक पे भी बोला, भर्ती घोटालों पर भी बोला। लेकिन ये हमेशा क्या करते रहे, जैसे अभी कह रहे थे सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है। हम टीवी डिबेट्स पे जाते थे, साधना जी आप भी जाती होंगी, मैं बड़े बड़े चैनल पर डिबेट करके आई हूँ जहाँ पर हमें एंकर ये बोल रहे हैं कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है, और हम ये कह रहे थे कि कोई अफवाह नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। मेरे बेटे के ट्यूशन टीचर ने कहा कि मैडम मेरी फीस बढ़ा दीजिए, मुझे 4,000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। कहते बच्चे की ट्यूशन फीस बढ़ा दीजिए, 4,000 में मुझे सिलेंडर लेना पड़ रहा है। ये उस दौरान भी कह रहे थे टीवी पे, भाजपा के सारे प्रवक्ता, सारे नेता,
कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है। अब प्रधानमंत्री जी ने सारी अफवाहों पे विराम लगा दिया, ये कह के विपक्ष तो अफवाह फैला रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सच बता दिया। पार्लियामेंट में भी कहा कोविड की तैयारी कर लीजिए। अब बंगाल का चुनाव खत्म हो गया, असम का हो गया, साउथ का हो गया, मोदी जी को लगा सारे रोड शो खत्म हो गए, सारा पूरा का पूरा देश का पैसा इन्होंने चुनाव में लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अब जब सब खत्म हो गए तो मोदी जी फिर आ गए एक दिन हाथ जोड़ के कि अरे सोना मत खरीदो, विदेश की यात्रा मत वही करो। मोदी जी हैं जो कह रहे थे कि मंगलसूत्र छीन लेंगे विपक्ष के लोग, और आज कह रहे हैं कि महिलाओं को कि सोना मत खरीदो। तो गले का मंगलसूत्र भी क्या आज ना दे, क्योंकि वैसे ही सोना बहुत महंगा है ऑलरेडी। मैं आपको बोल रही हूँ कि वो ये कह रहे हैं सोना मत खरीदो, विदेश में मत जाओ। कार खुद एक दिन पहले गुजरात में अंधाधुंध रोड शो करके गाड़ियों के काफिले से जा रहे हैं। भाषण देने के 2 घंटे बाद, भाषण देने के 2 घंटे के बाद, और वो देश की जनता से कह रहे हैं एक गाड़ी से चलो, एक गाड़ी से चलो, और ना हो जरूरत तो वर्क फ्रॉम होम करो, ठीक है, और आप जो है शेयरिंग पे जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करो। तो मोदी जी एक देश को उदाहरण स्थापित कर दें, अपना जहाँ कहीं भी उन्हें ट्रैवल करना हो साइकिल पकड़ लें, ठीक है, या कोई और ईवी पकड़ लें, उनके लिए क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पकड़ें और निकल जाए। राहुल जी ने कल स्थापित किया ना, कल खुद गाड़ी चला के प्रियंका जी को बगल में बैठा के राहुल जी अकेले निकले, कोई काफिला नहीं, कोई कुछ नहीं। स्थापित करें ना कि देश का नेता ऐसा होता है, देश का नेता देश के लोगों की बात करता है, जो वो मुंह से बोलता है उससे पहले खुद करता है। अगर ये शास्त्री जी की बात कर रहे हैं तो शास्त्री जी ने पहले अपने ऊपर इस चीज को लागू किया। इंदिरा जी की बात करें, इंदिरा जी ने देश को सोना दे दिया, अपना दान किया और ये फेक न्यूज चला के कह रहे हैं इंदिरा जी ने कहा कि मत खरीदो, ये मत करो। इंदिरा जी ने कभी नहीं कहा। वो झूठा पेपर एआई से बना के इंदिरा जी ने उल्टा देश के लिए अपना सोना दिया। नेहरू जी ने अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज देश को दे डाली। आज भाजपा के हर नेता को मैं चैलेंज करती हूँ, 1 इंच जगह देश के नाम कर दें। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में दम है, इनका आज़ादी की लड़ाई में तो कोई योगदान था ही नहीं, लेकिन नेहरू जी की तरह 1 इंच ज़मीन ये देश के नाम कर दे। नेहरू जी ने अपने बड़े बड़े बंगले देश को दे दिए, अपनी पूरी विरासत देश को दे दी, बिल्कुल कुछ नहीं रखा अपने लिए। कर दे, अगर इनमें दम है तो। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। असली में महिलाओं का मंगलसूत्र तो मोदी जी छीन रहे। सही बात है। अच्छा, आपने महिलाओं पर बात की, एक बड़ा गंभीर विषय है आदरणीय डॉली जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार अभी मैदान में है इस बात को लेकर। अच्छा, राहुल गांधी जी ने तो संसद में भी कह दिया था कि हम तो जातिगत जनगणना करवा कर मानेंगे। हाँ। और कहीं ना कहीं ये था, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, वो भी एक ऐतिहासिक यात्रा थी, जब हजारों किलोमीटर कोई नेता जब पैदल चल रहा है, उसके साथ एक बहुत बड़ा जमावड़ा लोगों का वहाँ चलता था। और उसके बाद राहुल जी ने ये चीज़ मनवाई भी कि जो मोदी सरकार एफिडेविट देकर ये कहती है कोर्ट में कि हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते क्योंकि ये प्रक्रिया जटिल है, उस मोदी सरकार को ये कहना पड़ जाता है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तो मुझे लगता है राहुल जी की बात का एक असर दिखा हमें कि उन्होंने लड़ाई लड़ी तो उसके जीत हुई। देश का समूचा ओबीसी वर्ग बहुत खुश भी हुआ, राहुल जी के समर्थन में खड़ा हो गया। आज एक प्रश्न बहुत, क्योंकि मैं भारतीय ओबीसी महासभा की चीफ कन्वेनर भी हूँ, और जब क्योंकि हम लोग बहुत समय से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और ये लड़ाई अधिकारों की लड़ाई है, ये कोई जातिवाद नहीं है। एक कहावत कही जाती रही है, लगातार वो नारा चलता रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो कहते हैं लोकतंत्र में भी बहुमत का शासन है, लेकिन जिनका बहुमत देश के अंदर है वो शासन और प्रशासन में क्यों गौण दिखाई देते हैं, क्यों गायब दिखाई देते हैं। तो आज ये प्रश्न है कि ठीक है, राहुल जी ने एक लड़ाई लड़ी, राहुल जी उस लड़ाई में आज विजयी दिखाई देते हैं, लेकिन जब टिकट वितरण की बात कांग्रेस पार्टी के अंदर आती है तो कितने ओबीसी को आप टिकट दे रहे हैं ये भी देखा जाएगा। जब आप महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं 33%, और उस 33% में कोटा विद इन कोटा की बात की जा रही है लगातार, क्योंकि लगातार कांग्रेस अभी मांग कर रही है कि अभी दो और आज कर दो। 543 पे आप कह रही हैं लागू कर दीजिए, हम तो तैयार बैठे हैं, समूचा विपक्ष भी तैयार है। लेकिन आप कोटा विद इन कोटा की बात करें, SC/ST का तो कोटा है महिला आरक्षण में, लेकिन ओबीसी का कोटा नहीं है, उन्हें भी कोटा विद इन कोटा मिलना चाहिए, इसकी भी मांग लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो पहली बात, क्या ओबीसी के टिकट वितरण पे ध्यान देगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि अभी तक के चुनाव में बहुत कम परसेंटेज निकल कर आता है जब आप उसका आकलन करेंगे, और मुझे लगता है हम पॉजिटिव बात तो हमेशा करते हैं, मुझे लगता है इन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि एक लंबी लड़ाई है
आज, और एक ऐसी लड़ाई है जिसका कोई आरो पार अभी तो दिखाई नहीं देता, चाहे ईवीएम पे सवाल हो, एसआईआर हो, चुनाव आयोग हो। इसके इतर जब आप देखते हैं तो आपको अपनी भी तो मजबूती लेके चलनी पड़ेगी ना। जब आप रणभूमि में उतर रहे हैं तो कितने ओबीसी को आप टिकट देते हैं, तो उसमें कहीं पार्टी पीछे दिखाई देती है। दूसरा, कितनी महिलाओं को, क्या आप 33% आरक्षण की बात करेंगे पार्टी के अंदर टिकट वितरण में? तो मेरे दो आपसे सवाल है, पहला महिला और दूसरा ओबीसी, तो इस पर पार्टी कैसे काम करेगी? साधना जी, अगर राहुल जी कोई बात कहते हैं ना जी, वो करते हैं। आप कोई भी राहुल जी का बयान देख लीजिए, पीछे जितना भी उन्होंने जो भी कुछ बोला जी, वो मोदी जी के बयानों की तरह नहीं मिलेगा। राहुल जी ने जो कहा है वो किया है, और राहुल जी कभी अपने बयान से किसी से भी पीछे नहीं हटे। आज अगर वो ओबीसी समुदाय की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ा वर्ग की वो बात कर रहे हैं, तो राहुल जी उस पर लगातार काम कर रहे हैं। अगर वो प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो उन्होंने ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस बनाया, और जिसमें वो प्रोफेशनल्स के मुद्दे उठाते हैं। बिल्कुल। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस। अगर महिलाओं की वो बात करते हैं तो वो महिलाओं को नेतृत्व देते हैं। उनकी, जिनकी खुद की माँ पार्टी की राष्ट्राध्यक्ष रही हों, जिनकी खुद की दादी प्रधानमंत्री रही हों, जिन्होंने जिस पार्टी का नेतृत्व एनी बेसेंट से इंदिरा गांधी तक, हाँ, सरोजनी नायडू से सोनिया गांधी तक, जिन लोगों ने जिस पार्टी का नेतृत्व किया है, उस जिसके घर में खुद दो नेता महिला हों, वो व्यक्ति कभी भी महिला सम्मान को पीछे नहीं छोड़ सकता। वो हमेशा उनके भाषण सुन लीजिए कि ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम महिलाओं को उनका हक नहीं देंगे। वो महिलाओं के साथ जैसे चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। अभी देखिए ना, जो कॉलेजों में हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई नेता गया क्या वहाँ उनकी बच्चों की पीड़ा सुनने या प्रॉब्लम सुनने? राहुल गांधी जी गए ना। तो ओबीसी की जहाँ आप बात कह रही हैं भारती जी, अगर उन्होंने कहा है वो करेंगे। आप आने वाले निर्णय देखिएगा, उन पर असर देखिएगा राहुल जी की बात का। दूसरी बात, महिलाओं को भी अगर वो कह रहे हैं हक देंगे, क्योंकि वो लड़ रहे हैं महिलाओं के लिए, वो बात कह रहे हैं महिलाओं की। आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ताओं की लिस्ट देखिए, आप और हम प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, आप प्रवक्ता, मैं प्रवक्ता, मेरे जैसी और बहुत सारी महिलाएं प्रवक्ता हैं। मुझे लगता है 33% नहीं, 40%, 50% से ज़्यादा महिलाएं प्रवक्ता राहुल जी ने बनाई होगी। ये नया चेंज राहुल जी की इस सोच के बाद आया है। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में पूरे के पूरे पुरुष टीवी पे बोलते रहते हैं, कोई इक्का दुक्का महिलाएं आती, आप नोट कर लीजिएगा। टीवी चैनल्स की बातें ये तो रोज टीवी पे आती है। वहीं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने और देश की बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी महिलाओं को टीवी पर खड़ा करती है। आप जैसी महिलाओं को, मेरे जैसी महिलाओं को। उन्होंने देखा ना कि भारती एक वो बच्ची है जो पिछड़े समाज से आती है, हाँ, साधना, और वो बचपन से बोलने में अच्छी है, लोगों के मुद्दे उठाती है, लोगों के मुद्दों के लिए लड़ती है, और अच्छा ज्ञान समाज में देती है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म दिया और उन्होंने कहा कि करो बात, खुल के लड़ो, खुल के बोलो देश हित के मुद्दों पर। बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष देश की जनता की आवाज होता है ना, तो हम वही कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो वो महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रही है। हमारी चेयरपर्सन आप देखिए कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की, सोनिया जी। तो लगातार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और आप हमारे प्रदेशों की लिस्ट निकाल लो, जैसे अभी आपने सुप्रिया जी का नाम लिया, सोशल मीडिया की चेयरमैन सुप्रिया जी हैं, एक महिला है। बिल्कुल। तो बहुत सारे पदों पे आप निकाल लो बीजेपी का चिट्ठा और निकाल लो कांग्रेस का चिट्ठा, आपको वहीं फर्क समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ कहते हैं और कांग्रेस कर देती है। हर पदों पे, हर जगह ये होगा। और अगर राहुल जी कह रहे हैं ओबीसी, SC ST OBC और गरीब जनरल कास्ट, मैं ये फिर देश की जनता को बता देना चाहती हूँ कि राहुल जी सिर्फ ये नहीं कहते SC ST OBC, क्योंकि मैं बहुत जगह जाती हूँ, लोग कहते हैं गरीब, तो बहुत सारी जनरल कास्ट भी है। तो राहुल जी के भाषण निकालिए, वो ये कहते हैं SC ST OBC और गरीब जनरल कास्ट, जो भी कहीं ना कहीं छूटी हुई है, उनको प्लेटफॉर्म देने का काम, उनके हक की बात करने का काम मैं करूँगा। मैं लड़ूंगा आपके लिए और मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो राहुल गांधी जी खड़े रहते हैं, खड़े रहेंगे। ये उन्होंने कहा है कि मैं किसी सत्ता के लिए, ना मिले मुझे सत्ता, लेकिन देश की जनता के लिए बात मैं करता रहूँगा। बिल्कुल। ओबीसीज की तो आपने चर्चा की, दलितों की बात करते हैं, और शुरुआत आप ही के लोकसभा क्षेत्र से कर लेते हैं। कुछ ही समय पहले गाजियाबाद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। अभी की बात है। हाँ, बहुत बवाल हुआ, बहुत बवाल हुआ। फिर नेता भी आ गए नेतागिरी झाड़ने के लिए। बिल्कुल। लेकिन कब तक ये अपमान चलेगा? कभी पार्लियामेंट में अमित शाह जी आकर कहते हैं
मैं कोट कर देती हूँ उसको। उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, अनकोट। तो आप जब इस तरह से एक संविधान निर्माता का मजाक उड़ाते हैं, मखौल बनाते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं ग्वालियर के अंदर जब एक बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष जब अंबेडकर जी का अपमान करता है और अपमानित करने के बाद हाथ हिलाकर अभिवादन करता मीडिया को नजर आता है, मतलब उसकी आंखों में बिल्कुल ना शर्म, ना लिहाज, ना किसी चीज़ का दुख, ना पछतावा दिखाई देता है। और उसके बाद गाजियाबाद में अभी बिल्कुल हाल ही की अप्रैल 2026 की घटना है जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ, तो अंबेडकर जी की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी जाती है। आप कैसे देखती हैं कि दलितों का अपमान तो लगातार, किसी दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, किसी को घोड़ी से उतार दिया जाता है, मुंह में पेशाब किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। आप ये कब तक देश बर्दाश्त करेगा? अगर दलित चले जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गंगा जल छिड़कते हैं, ये तो सीधा साफ देख लीजिए ना। लेकिन ये समझना पड़ेगा भारती जी, बहुत समझदारी से, बहुत बारीकी से। मैं आपके माध्यम से देश के दलितों को भी कहना चाहूँगी कि बारीकी से समझिए, बारीकी से देखिए कि लगातार संविधान पर हमला कौन कर रहा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, लगातार अगर तस्वीर आएंगी, वीडियोस आएंगी कि अगर एक दलित ने जाके राजस्थान के किसी मंदिर में पूजा कर ली तो भारतीय जनता पार्टी का नेता गंगा जल लेकर पहुंच गया। अगर मध्य प्रदेश में किसी दलित के मुंह में पेशाब करने जैसी जो वीडियो आई, वो कौन था नेता? भारतीय जनता पार्टी का नेता। तो बारीकी से समझना पड़ेगा कि बाबा साहब का नाम, जैसे नेहरू जी की नाम को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी रोज़ प्रयास करती है, जो नेहरू जी ने एम्स, इसरो, IITs इतना सब कुछ दिया, ऐसे ही बाबा साहब के संविधान को कुचलने के लिए रोज़ भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है। लेकिन बाबा साहब का नाम भी उतना ही बड़ा है, उतना ही बड़ा है, उतनी ही बड़ी उनकी विरासत है जिसे आप कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। उनकी मूर्ति तोड़ सकते हैं, इतना छोटा तुच्छ काम आप कर सकते हैं क्योंकि करते आ रहे हैं। आप जब अब बारीकी में जाओगे तो इन्हीं के लोग निकलते हैं उसके पीछे, लोगों के जो दिल है ना, जो आत्मा है, उसे आहत करने के लिए, ठीक है, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया है। उन्होंने इस देश की जनता को बताया है, अपने हक के लिए लड़ो, खड़े हो, बैठो मत, लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए, कहना पड़ेगा। अगर गलत हो रहा है तो कहना पड़ेगा कि बाबा साहब ने बताया है। आप देखिए, अभी राहुल जी पर केस कर दिया इन्होंने कि वीर सावरकर, राहुल जी ने कह दी थी कोई बात तो केस कर दिया। अब अभी सावरकर के उसने ही मान लिया ना, परपोतन ने क्या कहा कि 6 बार माफीनामे लिखे, 6 बार माफी नामा लिखने वाला व्यक्ति, और जो व्यक्ति ये कहता है कि अंग्रेज़ों की सेना में हिंदू बच्चा शामिल हो जाओ, जो व्यक्ति अंग्रेज़ों से पेंशन लेता है, साधना जी पेंशन किसको मिलती है? जो किसी के लिए काम करता है। अगर सरकार के लिए कोई काम कर रहा है तो सरकार किसी को पेंशन दे रही है ना, बिल्कुल। तो जो अंग्रेज़ों के लिए काम करता है उसे ही 60 रुपये पेंशन देगी ना अंग्रेज़। अंग्रेज़ फ्री में तो कुछ बांट नहीं रहे थे, वो तो हिंदुस्तान की जनता को कोड़े मारते थे। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों को जेलों में ठूसते थे। सेल्यूलर जेल में सिर्फ सावरकर थोड़ी गए थे, सेल्यूलर देश में तो और बहुत गए थे, बटुकेश्वर दत्त गए थे, बहुत टॉर्चर झेला, बहुत सारे वीर गए थे, बहुत सारे गए थे, लेकिन माफ़ीनामे नहीं लिखे किसी ने, पेंशन नहीं ली अंग्रेज़ों से किसी ने। तो ये किसी ऐसे व्यक्ति को हीरो बनाना चाहते हैं और बाबा साहब को का नाम खराब करना चाहते हैं। मूर्ति तोड़कर नाम नहीं खराब कर पाएंगे, मूर्ति तोड़कर बाबा साहब के उस इतिहास को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो मैं हमेशा हर व्यक्ति, हर जात, हर धर्म के परे कहती हूँ, कि बाबा साहब को देश का कानून मंत्री उनके टैलेंट पे बनाया गया। उनके अंदर जो खास बात उस वक्त नेहरू जी ने देखी, जी, बल्कि मतभेद रहते थे, आप जानती होगी, बिल्कुल। इस देश में मतभेद रहना और मनभेद रहना दोनों अलग है, बिल्कुल। तो मतभेद रहने के बाद भी कानून मंत्री बाबा साहब बने, और कभी भी कांग्रेस पार्टी ने उनके सम्मान में कोई कोताही नहीं की। हम लोग आज भी बाबा साहब का बड़े सम्मान से, आदर से नाम लेते हैं। उनकी इस इतिहास को और उनके इस संविधान को भारतीय जनता पार्टी नहीं ख़त्म कर पाएगी,
जिन नेताओं ने 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के ने बड़ा तेज तेज बोलने लगा था, इतनी 400 पार कर दो, संविधान बदल देंगे, जनता ने मुंह की खिलाई ने, और ये आज बैसाखी पे सरकार चला रहे। हाँ, टीडीपी और जेडीयू के बदौलत सरकार में आज भारतीय जनता पार्टी है। तो इस संविधान को इतनी ताकत बाबा साहब दे के गए हैं, इस देश के इंसान को इतनी ताकत बाबा साहब दे के गए हैं कि जो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, वो अगर संविधान के हिसाब से चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई भी पार्टी उन्हें कुचल नहीं पाएगी। बस संगठित रहना पड़ेगा, अपने संविधान का, जो बाबा साहब जिस संविधान की रचना करके गए हैं उसका सम्मान करना पड़ेगा, उसकी रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा। एक साथ रहिए, संगठित रहिए, एक दूसरे के लिए खड़े रहिए, लड़ते रहिए। ये लोग आएंगे, सरकारें, जैसा अटल जी ने कहा था, मैं अटल जी को कोट कर रही हूँ कि सरकारें आती जाती रहती, हाँ, लेकिन संविधान रहना चाहिए। लेकिन सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जो मुझे लगता है इच्छुक नहीं अंदर से जाने की। वैसे तो हर सरकार कोशिश करती है कि भाई हम रिपीट कर जाएं जी, लेकिन अपने काम के आधार पे, अपनी बातों के उन आधार पे जिनको वो पूरा करने का वादा जनता से करते हैं और फिर कोशिश भी करते हैं पूरा करने की। लेकिन मोदी सरकार के द्वारा बहुत सारे जुमले कहे गए, महंगाई की मोदी मार, और पेट्रोल डीजल बहुत कम कर देंगे, काला धन ले आएंगे, 2 करोड़ आपने पहले ही कोट कर दिया, 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, 15 लाख रुपए आ जाएंगे सबके अकाउंट में। क्या लगता है आपको, इतना झूठ अब तो सोशल मीडिया पे सार्वजनिक है? आपने भी बात की थी वो सिलेंडर वाली, तो टीवी वालों ने तो नहीं दिखाया, टीवी वाले तो ये कह रहे थे कि भाई विपक्ष अफवाह फैला रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने देखा कि झोला उठा उठा के लोग चले जा रहे थे, आनंद विहार पे भीड़ लगी हुई थी। हमने जब लोगों ने उनसे पूछा, सोशल मीडिया के चैनल्स ने पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला यहाँ कुछ है ही नहीं, हम 4 दिन से, कोई कह रहा है कि हम मुरमुरे खा के जी रहे हैं, कोई कह रहा है हमने रोटी नहीं खाई है, कोई कहता है मेरे बच्चे ने दूध लाने के मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो इसीलिए हम तो जा रहे हैं वापस। तो वो सच्चाई भी देखी, इतनी सच्चाई सामने आ गई है, लोग सच्चाई से, मतलब झूठ से इनके पर्दा उठ गया है, सच्चाई से वाकिफ हो गए हैं, फिर भी विपक्ष अपनी जगह क्यों नहीं बना पा रहा है? आपको क्या लगता है? पश्चिम बंगाल में देखा, क्या आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष की कहीं ना कहीं जितने एकता संसद में दिखी तो धराशायी हो गया ये सरकार का ये बिल, लेकिन आप यहाँ उस चीज को चुनावी रणभूमि में क्यों नहीं आप एकजुट कर पाते हैं? क्या लगता है? SIR जो हुआ है अभी, जो वहाँ इलेक्शन कमीशन से अधिकारी बैठे थे, वो क्या बना दिए? चीफ सेक्रेटरी। हाँ, बना दिया उन्होंने। एक और जो व्यक्ति इन्वॉल्व थे वो भी बना दिए सरकारी पदों पे, ओहदे पे। राहुल जी ने अभी जो डायरेक्टर CBI के अपॉइंट हुए उस पर भी चिट्ठी लिखी, आपने हाँ। देखा हो। जो इस देश में चल रहा है, जहाँ इनका वोट नहीं है वहाँ वोट काटो, 20 में से अगर 20 वोट किसी क्षेत्र में है और इनकी नहीं है तो उसमें से 4 छोड़ो, 5 छोड़ो। ये जो इनका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है जी, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और रखने के लिए। पहले ये कहते थे, बड़ा आपने सुनी होगी इनकी बात, कि 2022 तक मित्रों सबके पास घर हो जाएंगे, ठीक है, अब आतंकवादी चले जाएंगे, अब जो है 25 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है ना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अब वो 25-26 सारी बातें छोड़ दी, अब सीधा 2047। मोदी जी को नहीं पता वो कब तक रहेंगे, लेकिन 2047 तक का विजन, मिशन ये बनाने लग गए। तो ये देश के हर संस्थान को कब्जे में करके, लोगों को ऐसी लॉलीपॉप दे के, अगर जिसने इनका साथ दिया है, किसी जजमेंट में दिया हो तो वो राज्यसभा सांसद बन गया, अगर SIR में दे दिया तो चीफ सेक्रेटरी बन गया। तो इस तरीके की जो पूरा का पूरा ये जाल भारतीय जनता पार्टी बुन रही है, देश के हर संस्थान पे कब्जा करके, देश का बच्चा तो बेरोजगार हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने इकट्ठे इतनी सारी जमीन खरीद ली और वहां सड़कें बनने लग गई। तो ये जो चल रहा है, जो सत्ता के साथ है, उसको तो सब कुछ मिल रहा है, सारी मलाई मिल रही है, ठीक है। इनके बच्चे तो विदेश जाके पढ़ लेंगे, पूछ लो भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, लेकिन नीट का पेपर जो लीक होता है वो आम व्यक्ति के बच्चे का पेपर लीक होता है, और उसमें संलिप्त भारतीय जनता पार्टी के नेता पाए जाते हैं, जो लोग पाए जाते हैं, क्योंकि बिना सत्ता के संरक्षण के तो ऐसे काम हो नहीं सकते साधना जी। हर बार जांच बिठाते हैं और हर बार उस जांच में कुछ नहीं निकलता,
ऑपरेशन सिंदूर की जांच में क्या निकल गया, पहलगांव की जांच में क्या निकल गया? कुछ नहीं निकला। लेकिन आज अगर हम सवाल कर देंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे। मोदी जी ताज के बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे बॉम्बे मुंबई अटैक पे, जहां कांग्रेस पार्टी ने हर किसी को सजा दे दी, कसाब बचा था उसे भी फांसी दे दी। लेकिन आज अगर आपने बात कर ली तो आप देशद्रोही हो जाओगी, मैं देशद्रोही हो जाऊंगी। लेकिन मैं ये नहीं पूछ सकती कि वो आज अभी भी रो रही है, कानपुर की वो बच्ची जिसका सिंदूर उजड़ा, है ना, वो आज अभी भी गुजरात की महिला रो रही है जिसका सिंदूर उजड़ा। आज भी पहलगांव के उस 40 जवानों की पत्नियों का क्या हाल है, जरा पता कर लो, जरा सच्चाई में जाओ। लेकिन प्रचार प्रसार जो आपने कहा, मीडिया सब चंगा सी जो दिखा रही है, देश का बच्चा सड़क पे रो रहा है, उसने परिवार से कट ऑफ किया, सोशल रिलेशंस कट ऑफ किए, ऑटोमेटिक ये क्या बोलते हैं उसको आप, मोबाइल फ़ोन्स नहीं यूज़ किए, ठीक है, कीपैड के मोबाइल फ़ोन्स यूज़ किए ताकि वो उस नीट की परीक्षा में पास हों और उनका भविष्य बने। लेकिन 22 लाख बच्चों का भविष्य इस सरकार ने, इस पार्टी ने गर्त में मिला दिया। ये देश की सच्चाई है। और मैं कह रही हूँ साधना जी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, देश में बड़ा आंदोलन होगा। बिहार से लोग निकलेंगे, उत्तर प्रदेश से लोग निकलेंगे, पूरे देश के हर राज्य से लोग निकलेंगे। भाई भाजपा कहती है आप भड़काते हैं ऐसे। खड़ा होगा। मैं भड़का नहीं रही हूँ। हाँ। आप बिहार में देखिए ना, नौकरी नहीं मिल रही, सड़क पे है। अभी आए थे ना बिहार, कितने दिन हुए बिहार के चुनाव को, क्या कह के आए थे, क्या कह के आए थे, बिहार को क्या दे देंगे, ना जाने क्या दे देंगे। अब बिहार का बच्चा नौकरी नहीं मिल रही, सड़क पे प्रदर्शन कर रहा है, क्या मिल रहा है, डंडे। और मैं विपक्ष में हूं, मैं जनता की बात नहीं करूंगी, मैं भाजपा का गुणगान करूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं ढोलक मंजीरा लेके बैठूं और भाजपा भाजपा करूं, नहीं कर सकती। जब बिहार का बच्चा सड़क पे खड़ा है और 22 लाख बच्चों का पेपर लीक हो रहा है, मैं नहीं कर सकती। जब नर्सेस के लिए उत्तराखंड में कांग्रेस लड़ रही है, हाँ, वहां कहीं नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं टीचर भर्ती घोटाले के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, हो रहा है ना, इसी देश में हो रहा है ना साधना जी। तो जब ये सब इकट्ठे होंगे तो क्या होगा साधना जी, क्या होगा? बिल्कुल, जन लोकपाल तो आज तक नहीं आया, लेकिन इस देश की जनता में इतनी ताकत है कि न 2G हुआ न कोयला हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया तो एक आंदोलन खड़ा हुआ। ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, सत्ता पलट गई, वो कांग्रेस की सत्ता थी। आज भले ही सारे केसेस निराधार हो गए हों, सबूत नहीं मिले हों, कांग्रेस को साफ छवि मिल गई कि कोयला घोटाला भी नहीं हुआ, 2G भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपोगेंडा झूठा चलाया। लेकिन आज जो हो रहा है वो सच है साधना जी। आज बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, बिल्कुल। आज नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं नर्स बैठी हैं तो कहीं शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हैं, कहीं कोचिंग देने वाले शिक्षकों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, बिल्कुल, देख रहे हो ना आप। हाँ। तो जब ये हो रहा है और लोगों के समझ में आ रहा है और जब लोग संगठित होंगे तो ये आंदोलनों का देश है। यहाँ आंदोलन हुए हैं, यहाँ जनता इकट्ठी हुई है। निर्भया के लिए महिलाएं इकट्ठी हुई थी, अभी भी मैं जानती हूँ महिलाओं के सम्मान के लिए महिलाएं इकट्ठी होंगी। अभी जब उन्नाव की उस बच्ची के लिए उस सेंगर को बेल मिली तो देश की महिलाएं इकट्ठी हुई, आवाज़ उठाई और इस देश के न्यायालय को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा कि आप उन्नाव की उस बेटी के लिए के साथ गलत कर रहे हो, और उच्च न्यायालय ने उस बच्ची को न्याय दिया। तो जब ये होगा ना साधना जी, सब लोग इकट्ठित होंगे महिलाओं के सम्मान के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षक भर्ती घोटालों के लिए, तो इस सरकार को भी निर्णय वापस लेने पड़ेंगे, सत्ता छोड़नी पड़ेगी। हिंदुस्तान आंदोलनों से आंदोलन का देश है। हिंदुस्तान ने आज़ादी लड़ के पाई है। अंग्रेज हमें फ्री में आज़ादी नहीं दे गए थे, हमारे बहुत सारे वीर मतवालों ने जान की बाजी लगाई है, फांसी पर चढ़े हैं हमारे देश के बहुत सारे वीर। तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो हमेशा से लड़ना जानता है, अपने हकों के लिए बात करना जानता है। और इस सरकार की जो आंखों पे पट्टी बंध गई है और कानों से इन्हें सुनना बंद हो गया, हिंदुस्तान की जनता इन्हें आंखों से देखना भी सिखा देगी और कानों से सुनना भी बता देगी और इनके निर्णय को बदलना भी दिखा देगी। आपने अभी महिलाओं की बात की, कुलदीप सिंह सेंगर का आपने नाम लिया, चाहे वो भाजपा का कुलदीप सिंह सेंगर हो, प्रज्वल रेवन्ना हो, रामदुलार गौंड हो, चाहे
चिन्मय आनंद की बात आप कर चाहे लीजिए, गोवा का भी नेता का बेटा हो जिसने ना जाने कितनी असंख्य, वो पार्षद का बेटा जिसने असंख्य बच्चियों का, हाँ बिल्कुल, और चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो। हाँ, अब ऐसे जब केसेस सामने आते हैं तो सवाल आज ये है, एक मैं आपको, क्योंकि जब भारतीय ओबीसी की महासभा की कन्वेनर हूँ तो लड़ाई लड़ते हैं हम लोग, तो हम तक केसेस आते हैं जी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक घटना हुई थी जी। ये घटना आज से 2-2.5 साल पूर्व की है कि मंदिर के अंदर शिवपुरी के, और ये क्षेत्र जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का संसदीय क्षेत्र है, और उनके क्षेत्र में एक मंदिर के अंदर बलात्कार होता है। विकलांग लोधी बच्ची है, पिछड़े वर्ग की है, वो मंदिर दर्शन के लिए रोज जाती थी। उस मंदिर के महंत ने उसका बलात्कार किया, और जब उसने उसका अपोज किया तो उसने, महंत ने उस बच्ची को उसके पिता को जान से मारने की धमकी का डर दिखाकर बलात्कार उसके साथ बार बार किया। जब ये घटना सार्वजनिक तब हुई जब बच्ची 8 माह की गर्भवती हो गई थी, मतलब 8 माह की गर्भवती थी, तब ये संज्ञान में आई। बड़ी जद्दोजहद लगी, खींचातानी लगी, लड़ाई हुई, और उसके बाद जाकर कहीं एफआईआर दर्ज करा पाए, क्योंकि एफआईआर दर्ज कराने में इतनी जद्दोजहद थी तो इतने में वो आरोपी जो था महंत बाबा फरार हो गया। उसके बाद मैंने वहाँ आंदोलन भी किया। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने उस आंदोलन को सपोर्ट किया, पूरा यूथ कांग्रेस भी थी उसमें, एनएसयूआई के लोग भी थे उसमें, और वहाँ भारतीय ओबीसी महासभा के साथ साथ अन्य ओबीसी संगठनों ने भी, एससी एसटी संगठनों ने भी उसमें पूरा सहयोग दिया और उस लड़ाई को मजबूत से उठाया। कलेक्टर तक हम पहुंचे, मुख्यमंत्री जी तक ज्ञापन पहुंचा। जिस दिन हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे उस दिन उस बच्ची की डिलीवरी थी, उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब एक बच्ची जो कि बलात्कार पीड़ित हो गई, और उसके बाद उसका एक बच्चा जन्मा जिसको नाजायज कहा गया, समाज के द्वारा उसे नाजायज कहा जाएगा। जब वो बिन ब्याही माँ बन गई और उसके बाद तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। एसपी से जब बात मैंने की तो एसपी महोदय का ये कहना था कि वो तो मल्टीपल आईडीज रखता था, वो एक फ्रॉड व्यक्ति था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये तो आपके लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आता है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, कोई व्यक्ति अगर किराए पे भी मकान देता है तो उससे उसकी आधार कार्ड की कॉपी और सब वेरिफिकेशन करता है। आपके क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड रह रहा है मल्टीपल आईडीज के साथ तो आपको अभी तक कैसे पता नहीं चला? सच्चाई ये थी कि वो रसूखदार था, बीजेपी के बड़े बड़े नेता उसके सामने दंडवत करते थे और इसीलिए वो फरार हो गया। आज 2.5 साल हो गया उस बात को, हम और आप आज बात कर रहे हैं, वो बच्चा 2.5 साल का हो गया, लेकिन अभी तक आजादी के बाद ये पहला ऐसा केस है कि एक बलात्कार की पीड़ित बिन ब्याही माँ बन गई, वो लोधी विकलांग बच्ची। क्या वो हिंदू की बेटी नहीं थी जो अभी तक इनके वो नहीं जागे और अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ? इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं इसमें ये जानना चाहती हूँ कि इसको, इस तरह के केसेस को लेके क्या कांग्रेस को और आगे आकर, क्योंकि मैंने तो इसको एआईसीसी के प्लेटफॉर्म से भी उठाया, हमने तो प्रेस वार्ता भी की जितना हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ की जो लोकलाइज जो कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, जो वहाँ के पदाधिकारीगण हैं, क्या उनको और मुखरता से इनको उठाना चाहिए जगह जगह पर? आपका इस पर क्या व्यू है? क्योंकि एक ऐसा केस था जिसने मुझे बड़ा स्तब्ध किया। साधना जी, स्तब्ध करने वाला केस हाथरस का भी था, वो बिल्कुल भी एक हिंदू बेटी थी। उन्नाव का मैंने जिक्र किया, एक हिंदू बेटी थी। ना जाने कितने केसेस ऐसे हैं जहाँ हिंदुओं की बेटियां हैं, लेकिन हिंदू हिंदू चिल्लाने वाली ये सरकार हिंदुओं के नाम पर वोट तो खाती है, लेकिन हिंदुओं को सम्मान नहीं देती, हिंदू बेटियों को न्याय नहीं देती। आपने जो ये केस कहा बड़ा दुखद है, मेरे भी संज्ञान में आया, आपने प्रेस वार्ता की थी जी। लेकिन यही तो विडंबना है ना इस देश की। जब तक सिंधिया जी इस पार्टी में थे तो सिंधिया जी सारी बातें करते थे, बड़े बड़े मंचों से बोलते थे, राहुल जी की बगल में बैठते थे। बिल्कुल, हमारे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे, तो काफ़ी उन्हें जानने का मौका हमें मिला, बड़ा सम्मान से हमसे बात करते थे। लेकिन आज वो भाजपा में चले गए तो उनकी भी विचारधारा बदल गई। सिंधिया जी को तो लोग महाराज कहते हैं उधर, आज भी महाराज कहते हैं, और आज भी महाराज के दर्जे वो बहुत चीज़ें करते हैं। मैं सिंधिया जी से अपील करना चाहती हूँ कि आप सरकार में बैठे हैं, केंद्र मंत्री हैं, बिल्कुल उस बच्ची को न्याय दिला दीजिए। आपके क्षेत्र का मामला है, आपके राज्य का मामला है, और आप केंद्र में मंत्री हैं। अगर आप शायद कुछ कर दें तो उस बच्ची का कुछ भला हो जाए। कांग्रेस पार्टी ने तो आपके माध्यम से नेशनल प्लेटफॉर्म में प्रेस वार्ता करी, आपने उसको बहुत मजबूती से वहाँ उठाया। कांग्रेस पार्टी, आप ही ने कहा, समर्थन दिया। अगर ज़रूरत पड़ी कांग्रेस पार्टी और लड़ेगी उस बच्ची के लिए। प्रियंका जी भी लड़ेंगे, क्योंकि हाथरस आपके सामने पैदल गए थे ना राहुल जी और प्रियंका जी,
उन्नाव की बेटी से भी मिले थे, उसकी नहीं माँ तो को आपने टिकट जो दिया था। प्रियंका जी का नाम लिया, अभी मैं आपको बता देती हूँ, बुलंदशहर में छतारी थाना है। हाँ। यहाँ भी एक ऐसा ही केस हुआ था, बिल्कुल हाथरस जैसा, कि बच्ची का रेप किया, वो भी ओबीसी बच्ची थी, उसका रेप हुआ और रातों रात उसका शव पुलिस ने जलवा दिया, परिवार को देखने नहीं दिया। अच्छा, उसके अगले दिन क्योंकि चुनाव के बीच का मामला था, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ जी का दौरा लगा, योगी आदित्यनाथ जी आए और गृह मंत्री जी का भी दौरा था, वो भी वहां आए, लेकिन उस बच्ची के घर कोई नहीं गया, ना पूछने गया। तो मैंने एक माध्यम से फिर आदरणीय प्रियंका जी तक इस बात को पहुंचाया और उनके जैसे ही संज्ञान में आए, वो बच्ची के घर पहुंची और मृतक जो बच्ची है उसके घर जाकर ढांढस बंधाया और ये कहा क्योंकि चुनाव है तो मैं किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं कर सकती, लेकिन ये आपको आश्वासन दे रही हूँ कि आपको न्याय मिलेगा और मैं आपके लिए न्याय की लड़ाई तक, जो आखिरी सांस तक जो लड़ाई रहेगी, मैं खड़ी हूँ। और वो लड़ेंगी जी, वो ऐसी ही है, वो लड़ेंगी। वो चुनाव से, वोट से इन चीज़ों को नहीं जोड़कर देख सकती हैं, ना देखा है उन्होंने कभी। वो अगर कहती हैं लड़ूंगी तो लड़ेंगी। निर्भया के, अगर निर्भया की माँ ने देश को सार्वजनिक ना किया होता कि मेरा बेटा आज पायलट है राहुल जी की वजह से, तो शायद पूरे देश को नहीं पता चला होता ना, क्योंकि राहुल जी ने तो कभी कहा नहीं। राहुल जी ने आज तक नहीं कहा कभी अपने मुख से, अपने मुंह से कि हाँ निर्भया के भाई को मैंने पायलट बनाया। हाँ, लेकिन मोदी जी अगर चवन्नी किसी को दे आए या 100 रुपए का चेक देने के लिए ये लोग 100 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं इवेंट में। अरे वो अपनी माता जी के पैर छूने जाते थे तो 3 कैमरा लेके जाते थे। हाँ, मैं आपसे क्या बता रही हूँ, योगी जी ने उत्तर प्रदेश की आपने बात करी, 100 रुपए के चेक बांटे। हाँ, ठीक बिल्कुल है, शायद 100 रुपए के चेक से बड़ा वो 1000 रुपए का फ्लेक्स छपा होगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन वो भी बाद में बाउंस हो गए। तो ये इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं। देश के लोगों से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई जात हो, चाहे कोई धर्म हो, जी, इनका एक ही मकसद है, चुनाव जीतना, चुनाव के लिए राजनीति करना। एक चुनाव से दूसरे चुनाव में निकल जाएंगे, लेकिन आप देख लीजिए देश के युवाओं की लिए कुछ नहीं करेंगे, इनके पास समय ही नहीं होगा उसके लिए। देश की महिलाओं के लिए कुछ नहीं करेंगे, उनके सम्मान के लिए। उसके लिए महिला को सड़क पर बैठ के लड़ना पड़ेगा, उसके हक के लिए आप जैसी नेताओं को निकलना पड़ेगा, उसके हक के लिए युवाओं को, युवाओं, किसान और महिला सम्मान यात्राएं निकालनी पड़ेगी। बिल्कुल युवा सम्मान यात्रा निकालनी पड़ेगी। सड़क पे बैठ के नीट के बच्चे डंडे खाएंगे, उनके शिक्षक डंडे खाएंगे। ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है, कुछ देगी नहीं, क्योंकि मंशा नहीं है। मंशा एक है, चुनाव दर चुनाव, चुनाव जीतना, सत्ता हासिल नहीं करना, सत्ता कब्जाना और एक तानाशाह शासन देश में चलाना। राजा मतलब की गद्दी पर मोदी जी अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं एक राजा हूँ। एक लोकतांत्रिक पद नहीं समझते हैं, वो राजा समझते हैं कि राजा रात को 8 बजे आएगा और आज देश में नोटबंदी हो गई, फरमान सुनाएगा। राजा एक भाषण देगा कि अब से सोना मत खरीदो, अब से जो है कोविड की तरह हालात आने वाले हैं, अब गाड़ी मत खरीदो, अब आम जनता सब कुछ करो। लेकिन मोदी जी दिन में 4 बार कपड़े बदल सकते हैं। अरे गरीब जनता ने आपको बड़े विश्वास से चुना। बिल्कुल, हाँ, गरीब जनता ने आपको बड़े विश्वास से चुना, आपको 10 लाख का सूट पहनाने के लिए नहीं, उनको घर दिलाने के लिए, उनको रोजगार दिलाने के लिए, महिलाओं को मान सम्मान दिलाने के लिए। आपका जो आपने मुझे बताया मध्य प्रदेश का केस, बेहद दुखद, बेहद ही शर्मनाक। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे सिंधिया जी हों, सिंधिया जी कांग्रेस में थे, बड़ी बड़ी बात करते थे, लेकिन आपका पॉडकास्ट अगर सुने तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि ऐसी बच्ची के लिए कुछ कर दीजिए, क्योंकि आज 2.5 साल की माँ बन गई है। पूरे के पूरे प्रदेश में एक किसी ABCD व्यक्ति के कृत्य के लिए जूझना उसे पड़ रहा है। बिल्कुल, परिवार सम्मान नहीं दे रहा, सामाजिक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो वो बच्ची आज जूझ रही है, आज उसे आपके सहारे की ज़रूरत है। ना सिर्फ महिलाओं के साथ, उसी क्षेत्र में एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मानव मल खिलाया गया जबरदस्ती। और जीतू पटवारी जी ने कलेक्टर को फ़ोन किया और उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उल्टा जीतू पटवारी जी पर FIR दर्ज की गई और उसके बाद उसको गायब कर दिया गया, वो जो पीड़ित था, और उसको अपने ही घर में पहले बंदी बना के रखा गया, फिर वो रहा ही नहीं, अपने घर में ही दिखाई नहीं दिया। पूरे गांव भर के लोगों से पूछताछ भी की। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी ने बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन वहाँ किया। बड़े बड़े पत्रकार जिन्होंने कहा वेंटिलेटर के घोटाले हो रहे हैं, जिन्होंने कहा बच्चों को नमक रोटी खिलाई जा रही है, जिन्होंने ये कवर कर दिया कि छत्तीसगढ़ में
ये घोटाला हो रहा है। उन पत्रकारों का क्या हुआ? उत्तराखंड के एक पत्रकार, उनका क्या हुआ? किसी को मौत के घाट उतार दिया गया, किसी पर एफआईआर कर दी, किसी को जेलों में डाल दिया गया, और कोई बड़ी बात नहीं है, कल को आप और मैं पॉडकास्ट पे हो और ना जाने इसके साथ क्या कर दिया जाए। क्या आप पे ही कोई केस हो जाए? मेरे पे तो करे है। कोविड में मैंने जनता की बात उठाई थी, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ से सांसद हैं वो उत्तर प्रदेश के उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे। तो गाजियाबाद के लोगों को कह देते थे लखनऊ, और लखनऊ के लोगों को कह देते थे गाजियाबाद, लेकिन जनता के लिए उपस्थित नहीं थे। तो मैंने ये बात उजागर करी, और मेरे को बस्ती से केस झेलना पड़ा, मेरे को पीलीभीत से केस झेलना पड़ा, और मेरे ऊपर जबरदस्ती के कई केसेस डाल दिए गए, और मेरी वीडियो पे मेनका गांधी भाजपा को कोसरियां करके वायरल कर दी गई। तो ऐसा होता है, और हम लोग, आप भी मजबूत, हम भी अब तो लड़ना सीख गए हैं, बिल्कुल, तो हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन कुछ भी हो, मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, ऐसी बच्चियों के साथ उनको न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वो कोई बंदा फेक आईडीज लेके वो तो भाग गया क्योंकि बीजेपी का संरक्षण था। हाँ। जिसे बीजेपी का संरक्षण होगा उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो मुख्यमंत्री भी बन सकता है हेमंत बिस्व शर्मा की तरह, वॉशिंग मशीन में धुल के। वो तो कल को कुछ और भी हो सकता है उसके साथ। कोई मंत्रालय, कोई पद, कोई पोस्ट, उसके घर ईडी नहीं जा सकती, सीबीआई नहीं, पुलिस नहीं, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस जनता ने, मैंने आपको कहा, बड़ा आंदोलन देश में होगा, देश की जनता संयुक्त होगी, इकट्ठी होगी, संगठित होगी, और फिर बदलाव आएगा। क्योंकि हिटलर भी जब कुछ भी करता था तो देश में नारा लग जाता था देशभक्ति का, उसे अच्छा बताने लगते थे। लेकिन जब हिटलर नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेंगे। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि यूपी का चुनाव आ रहा है, क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी की? गठबंधन में लड़ेंगे? क्या सोचा है? किन मुद्दों के साथ आप यूपी में उतरने वाले हैं? क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, और 2027 बड़ा, मुझे लगता है, बहुत महत्वपूर्ण वर्ष साबित होगा भारतीय राजनीति में आज के दौर में। देखिए, लोकसभा चुनाव में इनको पटखनी दी है कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव जी ने इकट्ठे, समाजवादी पार्टी ने मिलके। ये गठबंधन मजबूत है, हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे, इकट्ठे हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। और जो इनकी आपस की सरपुटबल है वो भी पूरे उत्तर प्रदेश में जनता को पता है कि आपस में योगी जी का, केशव प्रसाद मौर्य जी का, किसका क्या क्या दिक्कत है वो जनता देख रही है। ठीक है, जनता के मुद्दों पे अब चुनाव होगा, हम लोग जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी, जैसा हमेशा हमने कहा कि हम जात और धर्म से परे जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें मैं ये भी आपसे बिल्कुल पूछूंगी कि क्योंकि आपने कहा हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा हमने एसआईआर से, क्योंकि एसआईआर पश्चिम बंगाल में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया, इवन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, तो यूपी के अंदर भी एसआईआर हुआ, उसका भी परिणाम आपको पता है। योगी जी ने तो खुद सामने आके उस पर बोल दिया था। तो उससे लड़ाई करने के लिए अब, क्योंकि एक ये पूरा सिस्टम है। सादा जी, मेरे गाजियाबाद में 8 लाख वोट काटे हैं। 8 लाख वोट काटे हैं, आप सोचिए। तो कैसे, क्या तैयारी है इसके लिए? देखिए, जनता के मुद्दों को मैंने कहा कि सबसे बड़ी ताकत जनता है। आप एसआईआर कर लीजिए, आप कुछ कर लीजिए, सारी धांधली कर लीजिए। राहुल जी ने अभी कहा था ना कि आपके हिसाब से ईवीएम से चोरी हो रही है। इनसे देखिए, ये हर जगह कुछ भी कर सकते हैं। इनके हाथ में आज तंत्र है। ये एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद सब कुछ करते हैं सत्ता हासिल करने के लिए। ये आप देखें ना, अभी पश्चिम बंगाल में ममता जी की पिटाई की है। आप देख रहे हैं इस देश के लोकतंत्र का क्या हाल हो रहा है। बड़ा दुखद और निंदनीय। हाँ, कितना दुखद और निंदनीय है। मतलब एक मुख्यमंत्री की पिटाई कर रहे हो आप। अगर मोदी जी की माँ अब जिंदा नहीं है, ठीक है, उनको अगर कोई कुछ ABCD व्यक्ति किसी पार्टी से एसोसिएटेड भी नहीं हो, जो बाद में खुलासा भी हुआ कि ना तो वो आरजेडी का था ना वो कांग्रेस का था, तो मोदी जी तो बोल गया, नीतीश जी ने डीएनए पर प्रश्न उठा चुके थे, पूरे चुनाव रोते रहे पूरे चुनाव रोते रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ ममता बनर्जी जी के साथ जो हुआ, पिटाई हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं पूरे देश के मीडिया में, किसी ने कोई बात नहीं की। तो ये वाली बात है, हम लोग जनता के मुद्दों से, क्योंकि अभी ना जनता ही उखाड़ के फेंकेगी साधना जी, कुछ भी कर लीजिए, हिटलर नहीं रहा, ये भी नहीं रहेंगे। चलिए, राजनीतिक चर्चा, एक मेरा
आखिरी दौर में हैं हम पॉडकास्ट के, एक व्यक्तिगत प्रश्न। जी। आप महिला हैं तो सीधी बात है, मल्टीटास्कर तो होते ही हैं हम लोग। आप क्योंकि एक माँ भी हैं, हाँ। तो खाना वाना बनाती हैं, खाने में खाना पसंद ही करती हैं, क्योंकि गाजियाबाद की हैं, दिल्ली से लगा हुआ है, एनसीआर का इलाका है, और दिल्ली बड़ा कहते हैं बड़ा फूडी इलाका, जो फूडीज हैं वो दिल्ली को बड़ा पसंद करते हैं। तो खाना बनाती हैं, खाना ही पसंद है कि बनाना भी पसंद है? साधना जी, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बनाना भी सिखाया। कल मेरे आज इस पॉडकास्ट में हूँ, कल रात को मैंने मूंग की दाल की कचौड़ियाँ बनाई, क्योंकि मेरे माता पिता की शादी की सालगिरह थी। जी जी जी। और मेरी माँ बड़ी सख्त रहती है इस मामले में। मैं कितनी भी थकी हारी आऊँ, अगर उन्हें ये है कि आज डॉली को खाना बनाना है, तो सबको कह देगी कोई खाना नहीं बनाएगा, आज डॉली खाना बनाएगी। तो पूरी कचौरी, सब्जी, रोटी सब सिखाया उन्होंने मुझे। तो गाजियाबाद की कोई ऐसी जगह जहाँ आपका ज़्यादा खाना, एक जगह होती है कि भाई ये जगह है, यहाँ के गोलगप्पे पसंद है, यहाँ की कचौड़ी पसंद है, मुझे क्या फेमस है गाजियाबाद में? गाजियाबाद में बहुत कुछ फेमस है। हाँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चाट पकौड़ी की दुकानें। आप पुराने गाजियाबाद चली जाइए, एक मिठाई है जो मेरे पापा हमेशा मेरे लिए लाते हैं, वो गाजर उसकी घी की बर्फी होती है। अच्छा, लौकी की बर्फी होती है। हाँ, घी और की। वो मैं आपको बताऊं, उस दुकान से नेहरू जी के लिए भी बर्फी जाया करती थी। अच्छा। वो लोकनाथ की कलाकंद, और ये वहाँ की एक बड़ी फेमस है दुकान। मुझे मीठा बहुत पसंद है साधना जी। अच्छा। मैं मीठा बहुत खाती हूँ। तो मैं जब भी कभी कुछ ऐसा होता है, तो मेरे पापा भी इंश्योर करते हैं कि अगर वो उधर जा रहे हैं तो वो मेरे लिए मीठा लेके आए। मैं मंगाती हूँ, खाती हूँ। तो गाजियाबाद में चाट पकौड़ी से लेके, पूरी सब्जी से लेके, और ये मीठा बड़ा फेमस है। आप आइए, मैं किस दिन आपको खिलाऊंगी। पक्का पक्का। और मुझे सिर्फ खाना पसंद नहीं है, मुझे बनाना भी बड़ा अच्छा लगता है। जब टाइम होता है तो मेरा बेटा मेरे ही हाथ का पास्ता खाता है, मेरी भतीजी कहती है आप ही के हाथ के रोल्स खाने हैं मुझे जी। तो वो भी मैं सब करती हूँ जब जब समय मिलता है, क्योंकि ये हमें ज़िंदा रखता है, ये हमें लाइवली रखता है। और मैंने जैसे आपसे पहली चीज़ कही, नेता बन जाओ, कुछ बन जाओ, एक महिला सबसे नंबर 1 पे रहती है। एक माँ रहती है, एक बेटी रहती है, एक पत्नी रहती है, एक बहन रहती है। वो हमारा ऑटोमेटिक जाता नहीं है। हाँ। तो हमें हमारे रसोई की तरफ खींच ही लेता है। चलिए, मैं अब आपसे बस जल्दी जल्दी कुछ पूछूंगी, आपके दिमाग में जो भी पहले ही चीज़ आती है आप उसे बता दें। बिल्कुल। बीजेपी में आपका फेवरेट नेता, मेल फीमेल जो भी? नितिन गडकरी जी। अच्छा। कांग्रेस में फेवरेट कौन है? प्रियंका गांधी। ओके। यूपी का अगला सीएम किसे देख रही हैं? यूपी का अगला सीएम कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश यादव। और देश का अगला प्रधानमंत्री? देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी। बड़ा अजीब प्रश्न है। टीवी की फेवरेट एंकर कोई मेल फीमेल कौन है इस समय? टीवी की फेवरेट एंकर बहुत सारी हैं, और मैं ज़्यादातर अभी ऐसे किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगी, बट हाँ बहुत सारी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। जो फिर भी कोई एक एंकर जो आपको मतलब प्रभावित करती हूँ? अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप अच्छा बोलती हैं। एक चीज़ जो देश में आप बदलाव चाहती हैं, सबसे पहला बदलाव, अगर आपके कहने पे बस चुटकी बजाते ही हो जाए? अच्छा, सबसे पहला बदलाव चुटकी बजाते ही हो जाए? हाँ। मुझे लगता है कि महिलाओं का सम्मान, एक महिला होने के नाते मैं महिलाओं की पीड़ा नहीं देख पाती हूँ। राजनीति में नहीं होती तो फिर क्या कर रही होती? राजनीति में नहीं होती तो सबसे पहले माँ होती। हाँ। टाइम देती अपने बच्चे को, और बिजनेस ज़रूर करती, क्योंकि एक महिला को आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा खतरा किसे मानती हैं? डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा खतरा है भारतीय जनता पार्टी। हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे को जो बर्बाद करने वाली एक पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी। पॉलिटिक्स में सबसे फेक चीज़ क्या लगी अब तक? मोदी जी। अगर पीएम से 5 मिनट मिले तो क्या कहेंगी? मैं कहूँगी मोदी जी 15 लाख रुपया लोगों के खाते में दे दीजिए, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दे दीजिए। महिला सम्मान सिर्फ लाल किले की प्राचीर से नहीं होता। ज़रा महिला बीजेपी के नेताओं को समझा दो कि महिलाओं के बलात्कारियों को हार नहीं पहनाते। हाँ, और धर्म और जात की राजनीति नहीं करनी चाहिए। भगवान राम भी आज रोते होंगे, क्योंकि भगवान राम का जितना राजनीतिकरण आपने किया है उतना किसी ने नहीं किया। तो राजनीति से भगवानों को दूर रखो। ठीक है, नाउ 1 वर्ड आंसर आप दीजिएगा। SIR? फेक। कांग्रेस देश का लोकतंत्र। राहुल गांधी? ट्रू जेन्युइन इंडियन लीडर, अ पीपल्स मैन। बीजेपी भारतीय प्रोपोगेंडा पार्टी। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। महिला आरक्षण, कोटा विद इन कोटा मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी?
देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले नेता मायावती जी। लड़ना चाहिए। जिस समाज ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, जब उस समाज की बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं तो पहुंच नहीं पाती हैं, दिखती नहीं है। आना चाहिए। इलेक्शन आज इलेक्शन नहीं बचे। ईडी सीबीआई, बीजेपी के तोता मैना, बुलडोजर बाबा, योगी जी। हिंदू राष्ट्र। भारत एक लोकतंत्र है और उसमें सभी जाति और सब धर्म है। ये गलत है। गुंडा राज, भाजपा। और सोनिया गांधी, एक सहज सौम्य मजबूत हिंदुस्तानी नारी। सोनिया जी की कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है आपको? एक विदेश से आने वाली महिला इस तरीके से हिंदुस्तानी हुई कि हिंदुस्तानी महिलाओं को भी उनसे देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। कि एक मेरा लोकसभा का चुनाव था, एक जरा सा किस्सा सुनाऊंगी आपको। प्रियंका जी ने रोड शो ख़त्म किया और जब रोड शो पे के बाद वो पहुंची तो सोनिया जी ने एक हिंदू नववर्ष का एक नववर्ष होता है, नवरोज़ करके कुछ होता है, तो प्रियंका जी के लिए सारी तैयारी करके रखी हुई थी उन्होंने। और प्रियंका जी ने जाके पूजा की। मतलब एक इतना ज़्यादा उन्होंने हमारे देश को सम्मान दिया। साड़ी कितने अदब से पहनती हैं। एक महिला जिसके पति को बम से उड़ा दिया गया, जिसकी सास की छाती में गोलियां दाग दी गई और फिर भी अपने बेटा और बेटी को फिर से उस राजनीति में उतार दिया गया और खुद से फिर निकल गई इस देश के लिए लड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग। एक सरपंच की कुर्सी कोई नहीं त्याग सकता साधना जी। और प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग करने वाली महिला, त्याग, तपस्या, बलिदान की प्रतिमूर्ति। मैं आपको बता दूं, 2003 में मिली थी मैं पहली बार आदरणीय सोनिया जी से। 1 घंटे हम लोग बैठे और एक 9 साल की बच्ची थी मैं, मेरे पिताजी साथ में रहे, हमेशा ही रहते हैं, उनका पूरा सपोर्ट रहता है हमेशा, पापा साथ में थे, फिर भी मैडम बाहर तक छोड़ने आई थी। कितनी बड़ी बात। और उन्होंने लिटिल स्टार कैंपेनर तो बना ही दिया था मुझे उस वक्त। और मैंने देखा है रायबरेली में जब मैं उनका प्रचार करने जाती थी तो उनके पोडियम से कोई और नहीं बोलता था एसपीजी सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन मेरे लिए था कि भाई, और मैं पोडियम तक पहुंच नहीं पाती तो उन्हीं के पोडियम पे कुर्सी लगाई जाती थी और फिर वहाँ खड़े होकर मैं भाषण दिया करती थी। और मैडम के साथ एक छोटी मेरी तस्वीर है, मुझे बहुत प्यार करती रही हैं वो, स्नेह बहुत मिला है। मैंने हमेशा देखा उन्होंने कभी पल्लू सर से नहीं खिसकने दिया अपने। और मुझे लगता था कि मैं अपनी मम्मी को देखती थी घर में, मेरी मम्मी होम मेकर हैं और वो बिल्कुल सीधी सरल सी हैं, बस पूरा किचन, बाथरूम और घर, उसके अलावा उन्होंने कोई दुनिया नहीं देखी। बच्चे अपना पति, अपने बच्चे मेरी मदर ने, और बस किचन और बाथरूम, इसके अलावा उन्हें कुछ मतलब नहीं है दुनियादारी से। कहाँ राजनीति हो रही है, क्या हो रही है, देखती ज़रूर है क्योंकि मैं आती हूँ टीवी पे, या क्या चल रहा है देश में, या मोदी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा, वो बोलती ज़रूर रहती हैं, लेकिन उन्हें और कोई लेना मेरी मम्मी तो और करती हो, कहती है तू जीते ना जीते राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। और एक और बात, आप बहुत लकी हैं कि आप सोनिया जी से मिल पाई। मैं 2 लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हूँ और पार्टी के लिए रोज़ लड़ती हूँ, लेकिन मैं उतनी अभी तक भी मेरा सौभाग्य, मतलब मैं मानती हूँ कि लक फेवरेबल नहीं है। आज तक मैं सोनिया जी का आशीर्वाद नहीं ले पाई। तो नहीं, उनका एक नेचर है वो, और मैंने उन्हें देखा है कि भारतीय संस्कृति और यहाँ की परिपाटी को बहुत अच्छे से उन्होंने अपने में सहेज लिया। और जब वो पीएम नहीं बन रही थी तो मैं उनमें से थी जो आमरण अनशन पे बैठी थी 10 साल की उम्र में, 10 जनपद के बाहर। और मुझे ध्यान है मेरा जूस पिला के उन्होंने अनशन तुड़वाया। ऑस्कर फर्नांडिस जी भी वहाँ थे, स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस जी से भी बड़ा स्नेह मुझे मिला। तो उन्होंने जूस पिला के और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं नहीं बनूंगी, लेकिन तुम इसको जूस को पियो, मैं साथ में हूँ, बिल्कुल तुम्हें परेशानी ना। मैंने कुछ खाया नहीं था। मैंने कहा ना, पंचायत की कुर्सी कोई नहीं छोड़ना जी, चाहता। तो बहुत बड़ी चीज़ है। और उनकी पर्सनैलिटी एक अलग है, मुझे बहुत प्रभावित करती रही हैं। और मुझे तो बच्चे की तरह स्नेह, राहुल जी ने भी बहुत स्नेह किया है, बहुत छोटी सी थी तब से। तो मुझे लगता है वो उनकी पर्सनैलिटी अलग है और भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से सहेजा उन्होंने। तो बहुत अच्छा लगा डॉली जी आपसे बात करके, और हमारी शुभकामनाएं। बस एक अंतिम सवाल के साथ, गाजियाबाद की अगर सांसद बनती हैं तो क्या करेंगी गाजियाबाद वालों के लिए, वो गाजियाबाद वालों को बता दीजिए कम से कम। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सम्मान मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। मुझे बड़ा दुख होता है साधना जी, अभी किसी को एडमिट कराना पड़ा। हमने, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ अस्पताल बनाए थे,
लेकिन आज मैं देखती हूँ उनमें वेंटिलेटर भी नहीं है। दुख की बात है। बिल्कुल। आपने यही बताया भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ी गई। कितने दुख की बात है, हमारे संविधान के रचयिता। गाजियाबाद में खबरें चलती हैं, हाँ। जब मैं देखती हूँ कि कई जगह सड़क नहीं बन रही है, पूरा का पूरा अमली जामा भारतीय जनता पार्टी का। और कितने इंजन चाहिए? प्रधानमंत्री का इंजन आपका, मुख्यमंत्री का इंजन आपका, सारे के सारे विधायकों के इंजन जुड़े हुए हैं उस डब्बे से। और उसके बाद सांसद आपके, एमएलसी आपके, मंत्री भी हैं गाजियाबाद से। और उसके बाद भी गाजियाबाद में सड़कें नहीं, वेंटिलेटर नहीं, स्टेडियम नहीं, बच्चों को रोज़गार नहीं, महिला सम्मान देखिए, एफआईआर नहीं रजिस्टर होती है बच्चियों की। तो अगर मैं बनूंगी तो सबसे पहले हर जात और हर धर्म से परे, साधना जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सम्मान और सुरक्षा पर मैं काम करूंगी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो आज आपने सुना डॉली शर्मा जी को। अगली बार फिर एक नई शख्सियत के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप जुड़े रहिए नेटड्रिक न्यूज़ के साथ।